हर बार जब मैं अपना चेहरा धोता हूँ तो पानी में दिखने वाली अपनी परछाई को पूरे 3 मिनट तक घूरता रहता हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि पानी में दिखने वाली मेरी परछाई हर गुजरते दिन के साथ किसी तरह और ज्यादा बूढ़ी होती जा रही है। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद यह सिर्फ एक नौकर की जिंदगी की थकान है, लेकिन फिर एक दिन, मैं अभी सिर्फ 18 साल का हूँ, मगर पानी में मुझे जो इंसान दिखाई देता है वह 80 साल का सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी है। रुको, उस बूढ़े आदमी की दोनों भौहों के बीच कुछ बना हुआ है। यह लेट ब्लूमर्स मार्क है। इसका मतलब है कि मैं जो भी करूंगा आखिरकार उसमें जरूर सफल होऊंगा, लेकिन यह वादा बहुत ही धुंधला सा लगता है। अगर मेरी किस्मत 70 या 80 साल की उम्र में जाकर चमके तो अभी उससे मुझे क्या फायदा। रुको एक मिनट, अगर लेट ब्लूमर्स मार्क जैसी रहस्यमयी चीज सच में मौजूद हो सकती है तो क्या लेजेंडरी इमोर्टल्स, अमर साधु भी सच हो सकते हैं? इमोर्टल्स कम से कम सैकड़ों साल तक जीते हैं। अगर ऐसा है तो मेरा लेट ब्लूमर्स मार्क बिल्कुल भी बेकार नहीं है। असल में यह तो एक खजाना है। मुश्किल सिर्फ इतनी है कि इस समय मैं विटमोर परिवार के अस्तबल में काम करने वाला एक साधारण स्टेबल हैंड हूँ। ऐसे में मैं इमोर्टल्स की आर्ट्स आखिर सीखूंगा कैसे? जहाँ तक किंगफेंग प्रीफेक्चर की बात है, यहाँ शायद कोई इमोर्टल शिष्य भी नहीं बनाता, लेकिन यहाँ मार्शल मास्टर्स जरूर हैं जो अपने ट्रेनिंग हॉल्स चलाते हैं। उनकी सीक्रेट टेक्निक्स में ऐसी कल्टिवेशन आर्ट्स भी होती हैं जो इंसान की उम्र बढ़ा सकती हैं। अगर मेरे पास लेट ब्लूमर्स मार्क की ताकत है तो मुझे बस लगातार ट्रेनिंग करते रहना होगा। मैं जितना ज्यादा जीऊंगा उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे कि एक दिन मुझे इमोर्टैलिटी का रास्ता मिल जाए। लेकिन कल्टिवेशन टेक्निक इतनी आसानी से नहीं मिलती। मुझे इसके लिए आंट नोरा से मदद मांगनी पड़ेगी। आंट नोरा अंकल रोलंद के घर की एक कॉन्क्यूबाइन है। रोलंद एस्टेट में मार्शल इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं। वहाँ के गार्ड्स के पास शायद कोई कल्टिवेशन टेक्निक हो। अरे इधर आओ, आज यंग मास्टर अपनी यात्रा से वापस लौटे हैं। लेडी विटमोर बहुत खुश हैं। उन्हें मुझे स्ट्यू बनाने के लिए मीट खरीदने भेजा था। वेड, जरा इसे चखकर बताओ मसाला सही है या नहीं। क्या आप लेडी विटमोर से कह सकती हैं कि मुझे थोड़ी छुट्टी चाहिए? मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। मुझे आंट नोरा के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भी खरीद लेना चाहिए। वेड, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? घर पर कुछ हुआ क्या? नहीं आंट नोरा, घर पर सब ठीक है। मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे आपसे एक फेवर मांगना है। यह रूज आपके लिए लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। असल में मैं चाहता हूँ कि यहाँ के गार्ड्स मुझे मार्शल आर्ट्स की कुछ मूव्स सिखा दें ताकि मैं अपने शरीर को मजबूत बना सकूं। लोग कहते हैं स्कॉलर्स गरीब हो सकते हैं, लेकिन वॉरियर्स बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए। अब तुम्हारी उम्र भी इस सब के लिए काफी हो चुकी है। मार्शल आर्ट्स तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगी। हाँ, अगर कोई हेल्थ वाली कल्टिवेशन टेक्निक मिल जाए तो उससे तुम्हें फायदा जरूर होगा, लेकिन क्योंकि तुम इतनी जिद कर रहे हो, मैं इंस्ट्रक्टर गैरिक से बात करूंगी कि वह तुम्हें कुछ बेसिक फॉर्म्स सिखा दें। हालांकि मैं चाहती तो यह थी कि तुम मुझसे कोई और मदद मांगते, जैसे कि इस एस्टेट में तुम्हारे लिए कोई अच्छी पोजीशन दिलवा देती। आखिर यहाँ मेरा अपना परिवार होने की वजह से ही इस घर में मेरी कुछ इज्जत है। मैं इंस्ट्रक्टर गैरिक से बात करूंगी और कहूंगी कि वह तुम्हें कुछ बेसिक फॉर्म्स सिखा दें, लेकिन सच कहूँ तो मैं चाहती थी कि तुम मुझसे कोई और चीज मांगते, जैसे इस एस्टेट में तुम्हारे लिए कोई अच्छी पोजीशन दिलवा देती। आखिर यहाँ मेरा अपना परिवार होने की वजह से ही मेरी कुछ इज्जत है, लेकिन लगता है वेड परिवार की किस्मत ही ऐसी है। ठीक है, मैं तुम्हें एक कल्टिवेशन टेक्निक दूंगी। यह टेक्निक मेरे पास तब से है जब मैं जवान थी। इसका नाम है टोटसस ब्रेथ टेक्निक। इसे बहुत संभाल कर रखना, हर शब्द अच्छी तरह याद कर लेना। 4 मिनट के अंदर इसे गेटकीपर को वापस दे देना और फिर वह इसे मुझे लौटा देगा। ज्यादातर लोग किसी भी टेक्निक को पूरी तरह मास्टर करने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। मुझे भी कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे 100% मास्टर कर पाऊंगा। टेक्निक की शुरुआत में ही लिखा था, जो व्यक्ति इस आर्ट को पूरी तरह मास्टर कर लेता है वह क्यूआई सेंसिंग रियल्म में प्रवेश कर सकता है। मुझे ठीक नहीं पता कि क्यूआई सेंसिंग रियल्म आखिर होता क्या है, लेकिन अगर इसका जिक्र टेक्निक की शुरुआत में ही किया गया है तो यह निश्चित ही कोई असाधारण रियल्म होगा। 5 साल इतना लंबा समय भी नहीं है। मैं अभी सिर्फ 18 साल का हूँ। 5 साल बाद भी मैं अभी बहुत जवान रहूंगा। मेरे पास इस रियल्म के रहस्यों को जानने के लिए पूरा समय होगा। वेड, बहुत अच्छी खबर है। लेडी विटमोर तुम्हें बुला रही हैं। मैंने कल रात लेडी विटमोर और मास्टर को तुम्हारे और डेजी के बारे में बात करते हुए सुना। मुझे लगता है कि वे दोनों तुम्हारी शादी की अनुमति देने वाले हैं। जब ऐसा हो जाए तो मुझे कुछ अच्छा जरूर खिलाना। क्या सच में लेडी विटमोर मेरी और डेजी की शादी मंजूर करने वाली हैं? चलो वेड, तुम इस घर में आए हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि विटमोर परिवार ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। किंग एन के 15वें वर्ष में किंगफेंग प्रीफेक्चर भयानक क्रिम्सन ड्राउट का शिकार हुआ था। उस समय चिंगशन काउंटी के अनगिनत परिवारों को जिंदा रहने के लिए अपने ही बच्चों को बेचने पर मजबूर होना पड़ा था। 6 साल पहले इसी परिवार ने मुझे खाना दिया, मुझे रहने की जगह दी और मुझे जीने का मौका दिया। उनकी इस मेहरबानी का एहसान मैं आज तक नहीं भूला हूँ। मैंने डेजी को बचपन से बड़ा होते देखा है। जब वह छोटी थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैं हमेशा उसे अपने परिवार का हिस्सा मानती रही हूँ। मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत पहले से प्यार करते हो, इसलिए आज मैं तुम दोनों की शादी को अपनी अनुमति देती हूँ और वेड तथा डेजी के लिए एक कमरा भी वेडिंग चेंबर के रूप में तैयार करवाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद माय लेडी। कुछ दिनों बाद डेजी, चलो लेडी विटमोर से कुछ दिनों की छुट्टी मांगते हैं, हमें तुम्हारे परिवार से भी मिलकर आना चाहिए। पिताजी को हमारी शादी की खबर भी दे देंगे और साथ ही विटमोर परिवार से कुछ खेती की जमीन किराए पर लेने के बारे में भी बात करेंगे। जिस घर में हम अभी रहते हैं वह भी विटमोर परिवार ने सिर्फ हमें रहने के लिए दिया है। अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएं तो एस्टेट के पास अपना छोटा सा घर भी खरीद सकते हैं, जैसा तुम ठीक समझो। अगर हम अगले 5-6 साल इसी तरह मेहनत करें तो अपना घर खरीदना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, और जब हमारा बच्चा होगा तो हम उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। अगर वह पढ़ाई में अच्छा निकला तो हम उसे इंपीरियल एग्जाम्स की तैयारी भी करवाएंगे, और अगर वह इतना आगे नहीं भी जा पाया तो कम से कम वह एक अच्छा बुककीपर तो बन ही सकता है। ठीक है, तुम्हारी छुट्टी मंजूर है। जहाँ तक जमीन किराए पर लेने की बात है उस पर हम तब चर्चा करेंगे जब तुम और वेड अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाओगे। जब मैं अपने गाँव पहुँचा, पिताजी ने धीरे से कहा, तुमने खुद को एक सर्वेंट के रूप में बेच दिया था। जब तक तुम अपना सर्विट्यूड कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं खरीद लेते तब तक पुराने नियमों के अनुसार तुम्हें अपने पूर्वजों के एंसेस्ट्रल हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, और यही नियम तुम्हारी पत्नी पर भी लागू होता है। जी पिताजी, मैं समझ गया। मैं कल सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा ताकि गांव वालों की नजर मुझ पर न पड़े। बाहर आते ही डेजी ने धीरे से पूछा, वेड, क्या तुम्हारे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते? मैंने उन्हें फादर कहा, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और एंसेस्ट्रल हॉल में भी हमें जाने नहीं दिया। मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा। इसी दौरान मेरी कल्टीवेशन टेक्निक भी पहले स्टेज तक पहुंच चुकी थी। अब मैं 200 पाउंड का स्टोन लॉक सिर्फ एक हाथ से उठा सकता था। इस ताकत के साथ मैं मार्शल एग्जामिनेशन में बैठने के योग्य बन चुका था। लेकिन एग्जाम सिर्फ पत्थर उठाने तक सीमित नहीं था, उसमें स्वॉर्ड प्ले, पैदल आर्चरी, घोड़े पर आर्चरी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी शामिल थी। सबसे पहले मुझे पर्याप्त पैसे जमा करने होंगे और खुद को सर्विट्यूड से आजाद कराना होगा, क्योंकि कोई भी सर्वेंट मार्शल एग्जामिनेशन नहीं दे सकता। अगर मुझे अपनी फ्रीडम खरीदनी है तो विटमोर परिवार से अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस खरीदने के लिए पर्याप्त सिल्वर चाहिए। आखिर इतने सालों तक विटमोर एस्टेट ने मुझे खाना खिलाया, रहने की जगह दी और स्केयर की स्किल्स सिखाई। अगर मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस खरीदना चाहता हूँ तो उसकी कीमत कम से कम 10 टेल्स सिल्वर होगी। जब मेरे पिता ने मुझे बेचा था उन्हें सिर्फ 5 कियान सिल्वर और दो गेहूं मिले थे। मैंने डेजी से पूछा, डेजी, हमारे पास अभी तक कितना पैसा जमा हुआ है? मैं खुद को आजाद कराना चाहता हूँ और मार्शल एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ। डेजी ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, अभी भी हमारे पास काफी कम पैसा है। वेड, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? अगर हम विटमोर एस्टेट छोड़ देंगे तो हमें इससे अच्छी नौकरी और कहाँ मिलेगी? इस ऑटम मैं लेडी विटमोर से बात करने की कोशिश करूंगी। देखते हैं कि क्या इस साल हमें खेती के लिए जमीन किराए पर मिल सकती है। अगर हमारे पास अपनी खेती होगी तो धीरे धीरे सब कुछ बेहतर हो जाएगा और फिर हम इस सर्वेंट्स हॉल से निकलकर अपनी जिंदगी शुरू कर पाएंगे। मैंने दृढ़ आवाज में कहा, डेजी, मैं अब पूरी जिंदगी एक सर्वेंट बनकर नहीं रह सकता। वह हैरानी से बोली, वेड, तुम आखिर सोच क्या रहे हो? सर्वेंट्स कब से मार्शल एग्जामिनेशन देने लगे? तुम करना क्या चाहते हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया, बहुत जल्द तुम्हें सब पता चल जाएगा। वेड, क्या तुम सच में मार्शल एग्जामिनेशन देने वाले हो? अगर तुम मेहनत से प्रैक्टिस करते रहे तो मार्शल स्कॉलर बनना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा। मैंने हिसाब लगाना शुरू किया। मेरे पास इतने वर्षों की मजदूरी और मिले हुए रिवॉर्ड्स मिलाकर 3 टेल्स और 7 कियान सिल्वर जमा है, और जो मेरे पिता ने दिया था उसे जोड़कर लगभग 3 टेल्स और हो जाते हैं। लेकिन फ्रीडम खरीदने के लिए कुल 10 टेल्स चाहिए, मतलब हम अभी भी 3 टेल्स और 3 कियान कम हैं। अगर लेडी विटमोर हमें 3 या 4 म्यूज जमीन किराए पर दे दें तो किराया देने के बाद भी हम हर साल 5 या 6 कियान कमा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो रोज से थोड़ा उधार भी ले लेंगे, फिर यह कमी ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी। डेजी ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, तुम हाउस होल्ड के पैसों से उधार लेने के बारे में सोच भी मत। एक सर्वेंट अगर थोड़ा बहुत खाना चुरा ले तो शायद बात संभल जाए, लेकिन अगर तुमने हाउस होल्ड फंड्स को हाथ लगाया तो चाहे तुम्हें मार ही क्यों न दिया जाए, अथॉरिटीज सिर्फ विटमोर परिवार पर थोड़ा सा जुर्माना लगाएंगी। ऐसा जोखिम बिल्कुल मत लेना, लेकिन अगर तुम सच में सफल हो गए तो मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। मैं मुस्कुराया, तुम मुझे आखिर किस तरह का आदमी समझती हो? मैं मुस्कुराया, तुम मुझे आखिर किस तरह का आदमी समझती हो? कुछ ही समय बाद, ठीक है, तुम्हें जमीन किराए पर देने की अनुमति मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद माय लेडी। अब मुझे सिर्फ हार्वेस्ट का इंतजार करना था। फसल कटते ही मेरे पास अपनी फ्रीडम खरीदने लायक पैसे हो जाएंगे। उसी समय लेडी विटमोर ने मेरी ओर देखते हुए कहा, वेड, तुम लंबे चौड़े और ताकतवर हो, क्यों न मेरे बेटे नाथनिएल के अटेंडेंट बन जाओ? उसकी सुरक्षा भी करोगे और साथ ही उसकी देखभाल भी। इतने में मास्टर विटमोर ने बीच में कहा, विंटर आने वाला है। अगर इस समय वेड की ड्यूटी बदल दी गई और उसकी वजह से यंग मास्टर्स पढ़ाई में कोई परेशानी हुई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हार्वेस्ट सीजन भी अब बिल्कुल करीब था, यही साल का सबसे व्यस्त समय होता है। मैं मन ही मन सोचने लगा, ऐसे समय पर मास्टर विटमोर अचानक मुझे यहाँ से हटाना क्यों चाहते हैं? अब मुझे किसी से इस बारे में पूछना ही होगा। मैं रोज के पास गया। रोज, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। कुछ समय से मास्टर मुझे किसी और जगह भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है इसकी वजह क्या हो सकती है? रोज कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि मास्टर विटमोर की नजर डेजी पर है। लेडी विटमोर भी पिछले कुछ दिनों से खुश नहीं है। कुछ रात पहले मैंने दोनों को झगड़ते हुए सुना था। लेडी विटमोर मास्टर पर टेनेंट फार्मर्स की पत्नियों के साथ संबंध रखने का आरोप लगा रही थी। अगर मास्टर तुम्हें यहाँ से दूर भेज देते हैं तो डेजी पूरी तरह उनकी दया पर निर्भर रह जाएगी। यह सुनते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया। तो यह उनकी चाल थी। मैं पहले भी सुन चुका था कि मास्टर विटमोर कोई बहुत इज्जतदार इंसान नहीं है, लेकिन लेडी विटमोर के सख्त स्वभाव की वजह से वह हमेशा खुद को काबू
काबू में रखते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब उनकी नजर डेजी पर पड़ जाएगी। मैंने गंभीर आवाज में कहा, धन्यवाद रोज, मेरी मौजूदा ताकत के साथ मार्शियल एग्जामिनेशन में रैंक हासिल करना लगभग तय है। मैं सीधे मास्टर विटमोर से अपनी फ्रीडम की बात करूंगा। वह बहुत समझदार इंसान है, उन्हें मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए, और अगर उन्होंने मना किया तो मैं यह बात पूरे विटमोर परिवार के सामने रखूंगा। उस रात मैंने डेजी से कहा, कल जब तुम टाउन में ग्रोसरी खरीदने जाओ तो जानबूझकर थोड़ा देर से वापस आना। अगर कुछ भी गलत हो जाए तो बिना रुके काउंटी छोड़ देना, शहर की दीवारों के बाहर जाकर छिप जाना। डेजी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगले दिन मैं लेडी विटमोर के सामने पहुंचा। वेड, किस जरूरी काम से आए हो? मैंने सम्मान से झुककर कहा, माय लेडी, मैं अपना सर्विट्यूड कॉन्ट्रैक्ट वापस खरीदना चाहता हूँ। मैं अगले साल होने वाले मार्शियल एग्जामिनेशन में बैठना चाहता हूँ। लेडी विटमोर कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर बोली, वेड, तुम इस परिवार के साथ कई वर्षों से हो। मुझे लगता है कि हमने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। मैंने सिर झुकाकर जवाब दिया, इस परिवार ने मेरी जान बचाई थी। लेडी विटमोर ने पूछा, क्या तुम्हें मिलने वाली मजदूरी कम लगती है? मैंने शांत स्वर में कहा, नहीं माय लेडी, जैसा कि मैंने कहा, मैं सिर्फ अपनी फ्रीडम खरीदना चाहता हूँ ताकि अगले साल मार्शियल एग्जामिनेशन दे सकूं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम मार्शियल एग्जामिनेशन देना क्यों चाहते हो? मैंने जवाब दिया, शायद माय लेडी को नहीं पता, 2 साल पहले मेरी आंट ने मुझे एक कल्टिवेशन मैनुअल दिया था। 2 साल लगातार उसकी प्रैक्टिस करने के बाद 2 साल लगातार उसकी प्रैक्टिस करने के बाद अब मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि मैं मार्शियल एग्जामिनेशन देने की सभी आवश्यक शर्तें पूरी करता हूँ। लेडी विटमोर ने कुछ देर सोचकर कहा, वेड, तुम्हारे सर्विट्यूड कॉन्ट्रैक्ट का फैसला मैं अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे मास्टर से बात करनी होगी। लेकिन चिंता मत करो, वह हमेशा से एक न्यायप्रिय इंसान रहे हैं। अगर तुम्हारा मन सच में मार्शियल एग्जामिनेशन देने का है तो इस परिवार में कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। फिर उन्होंने रोज की तरफ देखा। रोज, जाकर मास्टर को बुलाओ। जी माय लेडी। कुछ देर बाद मास्टर विटमोर भी वहाँ आ गए। उन्होंने सीधे पूछा, क्या तुम अपनी फ्रीडम खरीदने के लिए पर्याप्त सिल्वर लेकर आए हो? मैंने सम्मान से उत्तर दिया, मास्टर, मेरी हैसियत सीमित है, मैं बस आप दोनों से दया और कीमत में थोड़ी रियायत की उम्मीद लेकर आया हूँ। मास्टर विटमोर शांत स्वर में बोले, वेड, इतने वर्षों तक तुमने इसी घर का खाना खाया है, इसी परिवार के साधनों का उपयोग किया है। हमने तुम्हें हॉर्स कीपिंग का हुनर सिखाया, तुम्हें मजदूरी भी दी, इसलिए तुम्हारी फ्रीडम की कीमत होगी 11 टेल्स और 5 कियान सिल्वर। यह सुनकर मैं घबरा गया। मास्टर, क्या कीमत थोड़ी कम नहीं हो सकती? मैं आपसे विनती करता हूँ, भविष्य में मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। इतने में लेडी विटमोर बोली, वेड भी तो इसी घर में बड़ा हुआ है, हमें इतने वर्षों के इस रिश्ते का भी सम्मान करना चाहिए। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कैसा रहेगा अगर 8 टेल्स और 8 कियान ले लिए जाएं? इसे शुभ संख्या भी माना जाता है। मेरे चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर विटमोर। मास्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम पूरी तैयारी करके आए थे। उन्होंने मेरा सर्विट्यूड कॉन्ट्रैक्ट और एक आधिकारिक प्रूफ लेटर मेरी ओर बढ़ा दिया। यह लो, यह कॉन्ट्रैक्ट है और यह प्रमाण पत्र मैंने अभी अभी लिखा है। मैंने दोनों हाथों से उसे स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। धन्यवाद माय लेडी। उसी समय मास्टर ने चारों ओर देखा, अभी तक लंच क्यों नहीं परोसा गया? दोपहर भी बीत चुकी है। एक सर्वेंट ने उत्तर दिया, डेजी सुबह ग्रोसरी खरीदने टाउन गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। मैंने मन ही मन सोचा, शायद मैं ही बेवजह ज्यादा सोच रहा था। मैंने कहा, मैं जाकर देखता हूँ। कुछ देर बाद मुझे समझ आ गया कि सचमुच मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। उधर मास्टर विटमोर धीमे स्वर में बोले, वेड सचमुच एक अच्छा लड़का है, कागज और इंक लेकर आओ। लेडी विटमोर ने आश्चर्य से पूछा, आप क्या लिख रहे हैं? मास्टर विटमोर ने उत्तर दिया, सैन यूअन टाउनशिप में मेरा एक पुराना मित्र रहता है, उसने मार्शियल एग्जामिनेशन पास करके अपना रैंक हासिल किया था। अब जबकि वेड भी वही एग्जाम देने जा रहा है तो क्यों न उसकी पूरी मदद की जाए। लेडी विटमोर हैरान होकर बोली, मास्टर, क्या आज आपकी तबीयत ठीक है? अभी कुछ देर पहले तो आपने उसकी फ्रीडम की कीमत भी कम कर दी और अब आप खुद उसकी मदद भी करना चाहते हैं? मास्टर विटमोर मुस्कुराए, महिलाओं की नजर अक्सर छोटी बातों तक ही सीमित रहती है। अगर तुम्हारा शक सही निकला तो यह लेटर भविष्य में हमारे लिए एक अच्छा संबंध बन जाएगा, और अगर तुम्हारा शक गलत भी निकला तो भी एक संभावित परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। कुछ देर बाद मुझे मास्टर विटमोर का लेटर मिला। उसमें लिखा था कि मास्टर हॉल्ट, जो सैन यूअन टाउनशिप में रहते हैं, मुझे अपने यहाँ हायर्ड हैंड के रूप में काम देंगे। साथ ही वह मुझे मार्शियल आर्ट्स भी सिखाएंगे ताकि मैं अगले साल होने वाले मार्शियल एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह कर सकूं। मैंने मन ही मन सोचा, क्या सच में मास्टर विटमोर का दिल बदल गया है? सैन यूअन टाउनशिप टाउन से बहुत दूर भी नहीं है, और अब जब मैं अपनी फ्रीडम खरीद चुका हूँ तो उनके पास मुझे धोखा देने की कोई वजह भी नहीं बची। शायद यह मौका सचमुच असली है। अगर मैं मास्टर हॉल्ट के घर काम करूंगा तो मुझे मजदूरी भी मिलेगी और मार्शियल एग्जामिनेशन पास कर चुके एक अनुभवी इंसान से सीखने का मौका भी। एग्जाम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें भी जान सकूंगा। यह मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। डेजी मुस्कुराई, भगवान हमारी रक्षा करें। मैं अभी तुम्हारे कपड़े और रास्ते के लिए खाना तैयार करती हूँ। कल काउंटी ऑफिस का काम पूरा करके सुबह सुबह सैन यूअन टाउनशिप के लिए निकल जाना। गेहूं की फसल कटने में अब सिर्फ आधा महीना बाकी है। मेरे शहर जाने के बाद यहाँ का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ेगा। डेजी, तुम्हें समझ नहीं आता क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? अगर 3 म्यू खेत की गेहूं भी बर्बाद हो जाए
तब भी वो तुम्हारे भविष्य के सामने कुछ नहीं है। अगर मैं खुद कटाई नहीं कर पाऊंगी तो दूसरे किसानों को पैसे देकर कटवा लूंगी, बस थोड़ा ज्यादा खर्च होगा। वेड, धन्यवाद। मिस्ट्रेस वेंस, किस काम से आए हो? वेड, मैं मास्टर व्हिटमोर की चिट्ठी लेकर आया हूँ। मास्टर होल्ट, दिखाओ। अजीब है, अंदर आओ। मैं तुम्हें अपने यहाँ मजदूर, हायर्ड हैंड के तौर पर रख लेता हूँ। रही बात तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखाने की, वो मेरे मूड पर निर्भर करेगा, और अगर तुम मार्शल एग्जाम में रैंक ले आए तो हर साल बड़े त्योहारों पर अपने गुरु को तोहफे देना होंगे। वेड, मंजूर है। अगर सब ठीक रहा तो मास्टर होल्ट मेरे गुरु बनेंगे, और शिष्य का अपने गुरु का सम्मान करना तो बिल्कुल सही बात है। मास्टर होल्ट, अच्छा। बाहर पत्थर के स्टोन लॉक्स रखे हैं ताकत बढ़ाने के लिए, और हार्ड बोस भी हैं। पहले उन्हें आजमाओ। तुम्हें सिखाने से पहले मुझे देखना होगा कि तुम में कितना दम है। वेड, मैं तीरंदाजी में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। मास्टर होल्ट, कोई बात नहीं, आर्चरी सीखी जा सकती है। इसके अलावा कौन सी फिस्ट टेक्निक या ब्लेड टेक्निक सीखी है? वेड, सिर्फ टोटसस ब्रेथ टेक्निक। मास्टर होल्ट, सिर्फ कल्टिवेशन टेक्निक, उससे क्या होगा? ठीक है, फिलहाल मजदूर की तरह काम करो। अगर तुमने खुद को साबित कर दिया तो मैं तुम्हें कुछ फिस्ट फॉर्म्स सिखाऊंगा। मेरा सरनेम वैंस है, मुझे मिस्ट्रेस वैंस कहकर बुलाना। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रहने की जगह दिखाती हूँ। वेड, मिस्ट्रेस वैंस, डेल यहाँ कब से काम कर रहा है? मिस्ट्रेस वैंस, काफी समय से। इस साल सिर्फ तुम दोनों को ही काम पर रखा गया है। गेहूं की कटाई कुछ ही दिनों में शुरू होगी, तब तक आराम कर लो, लेकिन हार्वेस्ट शुरू होने के बाद काम में कोई आलस नहीं चलेगा। मास्टर होल्ट ने अपने से काफी छोटी उम्र की पत्नी से शादी की है। इसमें हैरानी की बात नहीं कि लोग मिस्ट्रेस वैंस की तरफ आकर्षित हों, लेकिन इस डेल की नीयत मुझे बिल्कुल साफ नहीं लग रही। मुझे इसके आसपास थोड़ा सावधान रहना होगा। डेल, दोस्त, तुम कहाँ के रहने वाले हो? लेट ब्लूमर्स मार्क के हिसाब से इस टेक्निक को पूरी तरह मास्टर करने के लिए रोज 9 बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी 5 साल में इसे पूरा किया जा सकता है। लेकिन मेरे पास इतना समय बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं है। मैं सिर्फ 9 बार नहीं बल्कि रोज 12 से भी ज्यादा बार प्रैक्टिस करूंगा। मेरी कल्टिवेशन अब फुल मास्टरी के करीब पहुंच गई है। कल जहां प्रोग्रेस 63 थी, आज बढ़कर 81 हो गई है। अब लगता है कि मेरी स्टांस प्रैक्टिस कभी भी नहीं छूटी, एक भी दिन नहीं। और सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस नहीं बल्कि लगातार बिना रुके की गई मेहनत ने मुझे लेट ब्लूमर्स मार्क की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा फायदा दिया है। ऐसा लगता है कि 5 साल पूरे होने से पहले ही मैं क्यूआई सेंसिंग रियल्म तक पहुंच सकता हूं। कोई आवाज देता है, वेड, जाकर लैट्रीन साफ करो। वेड, ठीक है। घोड़ों को खाना खिलाओ और एक और गट्ठर हेडेल काटो। तुम हाल ही में आलसी हो गए हो वार्ड, मैं गलत था। मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए था। पहले मैंने देखा कि तुम कितनी मेहनत करते हो और सोचा कि तुम मुझे बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम बस सच में मेहनती हो, इसलिए मुझे तुम्हें माफी मांगनी है। जब मैं सवारी खत्म कर लूंगा तो मैं तुम्हें तीरंदाजी सिखाऊंगा। मार्शल परीक्षा के 3 भाग तीरंदाजी, एक कठिन धनुष खींचना, माउंटेड आर्चरी और पैदल तीरंदाजी शामिल हैं। अगर तुम इस 50 पाउंड के धनुष को खींच सकते हो जब तुम धनुष खींचने के भाग के लिए परीक्षा देते हो तो तुम कम से कम एक रैंक कमा सकते हो। धनुष खींचने के लिए धनुष की स्थिति भी आवश्यक है। मैं इसे कुछ बार प्रदर्शित करूंगा, इसे अच्छे से याद रखना, समझ गए? यह स्थिति मेरे युवा दिनों में मैं जो कर सकता था उससे भी बेहतर है। वार्ड, क्या तुमने पहले कभी किसी अन्य मुट्ठी या लड़ाई की तकनीकों में प्रशिक्षण लिया है? क्या तुम समझते हो गुप्त रूप से किसी अन्य स्कूल से सीखना एक गंभीर अपराध है? मास्टर होल्ट, आप गलत समझते हैं। मैंने केवल कछुए की सांस की तकनीक में प्रशिक्षण लिया है। मैंने इसे लंबे समय तक और मेहनती से अभ्यास किया है। यही इन परिणामों का एकमात्र कारण है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं इसे अभी प्रदर्शित करूंगा। एक ही खेती की तकनीक दिन रात अभ्यास की, ऐसे परिणाम प्राप्त करना क्या अद्भुत प्रतिभा है। आज से तुम मेरे शिष्य हो। अब आगे के आंगन में हाथ के रूप में काम नहीं करना। अनाज को सूखने और घोड़ों को डेल को छोड़ दो। जाओ शिष्य, चाय और कुछ व्यंजन तैयार करो। मैं आज एक शिष्य ले रहा हूँ, इस चाय का कटोरा पेश करो। तुम अब मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट्स सिखाऊंगा और तुम मेरी वृद्धावस्था में मेरी देखभाल करोगे और मेरी अंतिम संस्कार की व्यवस्था करोगे और मेरी परिवार का ध्यान रखोगे जब मैं चला जाऊंगा। क्या तुम समझते हो? हाँ मास्टर। अच्छा, अब शिष्य चाय पेश करो। और मास्टर शिष्य समारोह पूरा हो गया। मेरे युवा दिनों में मैंने कैसियन स्टील गोल्डन ब्लेड के तहत प्रशिक्षण लिया, मार्शल आर्ट्स सीखते हुए उनके छात्र के रूप में। गोल्डन ब्लेड मेरे मास्टर थे और तुम्हारे दादा मास्टर युवा नायक। मैं एक युवा नायक बन गया हूँ। मुझे आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे जो सम्मान मिल रहा है वह इसलिए है क्योंकि मैं मास्टर होल्ट का शिष्य बन गया हूँ। यह शीर्षक बिना जड़ों के काई की तरह है। यह कोई वास्तविक स्थिरता नहीं देता। आगे बढ़ने के लिए जो महत्वपूर्ण है वह मेरी अपनी ताकत है। फिर भी मुझे इस खुशहाल नए स्थिति कार्य के साथ डेजी को लिखना चाहिए। तीरंदाजी मुट्ठी रूप रणनीति वार्ड, मैं तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगा। इन चांदी के टुकड़ों को लो और कुछ स्थानीय खरीदो। मास्टर होल्ट के लिए एक उचित उपहार, तुम्हारी शिष्यत्व को चिह्नित करने के लिए। यह धन्यवाद का एक छोटा सा प्रतीक है। तुमने आज इतनी सारी चीजें क्यों खरीदी? मास्टर, यह मेरी पत्नी का विचार था। उसने चाहा कि मैं शिष्यत्व उपहार को सही तरीके से पूरा करूं। अ वाइज वाइफ इज वर्थ मोर देन गोल्ड। आपके पास एक अच्छी पत्नी है। अगर आपकी प्रेमिका यहाँ होती इस कहानी को सुनने के लिए, वह निश्चित रूप से आपसे पसंद करेगी। यह टाइगर क्रेन ट्विन फॉर्म फिस्ट का मैनुअल है। हमारे वंश की नींव मार्शल आर्ट्स है। मैं आपसे ज्यादा नहीं मांगूंगा, बस 1 महीने के भीतर टाइगर फॉर्म में महारत हासिल करें। तब तक मैं परीक्षा के समय तक टाइगर फॉर्म से जुड़े कुछ ब्लेड फॉर्म भी पास करूंगा। अगर आप अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेते हैं तो आपको कम से कम रैंक भी प्राप्त करनी चाहिए। धन्यवाद मास्टर। क्या आप क्यूई सेंसिंग क्षेत्र के बारे में कुछ जानते हैं? मार्शल कल्टीवेशन को आंतरिक और बाहरी पथों में विभाजित किया गया है। आंतरिक सच्चे कला और बाहरी शारीरिक कौशल। आंतरिक सच्चे कला
कला का पहला छोटा क्षेत्र क्यूई सेंसिंग क्षेत्र है, लेकिन बाहरी कौशल जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर लंबे समय तक अभ्यास किया जाए तो यह आपको बाहरी पद से आंतरिक ताकत को विकसित करते हुए क्यूई सेंसिंग क्षेत्र तक ले जा सकता है। सच्चे क्यूई, जन्मजात और ग्रैंड मास्टर क्षेत्रों का आना। सच्चे क्यूई क्षेत्र में किसी का हथियार सच्चे क्यूई को धारण करता है, यहाँ तक कि एक फेंका हुआ पंखुड़ी या पत्ता भी चोट पहुंचा सकता है। जन्मजात क्षेत्र किसी को प्राकृतिक जीवन काल को पार करने की अनुमति देता है, 200 वर्ष तक जीने के लिए। आपका ग्रैंड मास्टर गोल्डन ब्लेड उस क्षेत्र में प्रवेश करने के उद्देश्य से उसने किंगफेंग प्रीफेक्चर को पीछे छोड़ दिया और फिर कभी नहीं सुना गया। अगर एक जन्मजात क्षेत्र का योद्धा भी इस तरह गायब हो सकता है तो अमरता का मार्ग क्या रखता है? आज ही टाइगर क्रेन ट्विन फॉर्म फिस्ट में प्रशिक्षण शुरू करें। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो आप नहीं समझते। मेरी कल्टीवेशन तकनीक की महारत से 2 साल तेज। ऐसा लगता है कि पहले इसे महारत हासिल करने से मुझे एक मार्शल आधार मिला। आज से मेरा प्रशिक्षण ढीला नहीं होना चाहिए। मुझे यह महसूस करने में कोई संदेह नहीं है कि मेरा शरीर इस तकनीक के लिए बेहतर अनुकूल है। अब मैं समझता हूँ यह गर्मी मेरे लेट ब्लूमर्स मार्क से आती है। मार्क मुझे एक ही छलांग में महानता की ओर नहीं ले जाएगा, लेकिन जब तक मैं दृढ़ रहूं और सही तकनीकों का अभ्यास करता रहूं, मार्क मुझ में यह गर्मी भेजता रहेगा, मेरे शरीर को फिर से आकार देता रहेगा, जिसका मतलब है कि मुझे वास्तव में जन्मजात प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे शब्दों में, कोई निश्चित सीमा नहीं है जिसे मुझे पूरा करना है, क्योंकि मेरी योग्यता बिल्कुल भी निश्चित नहीं है जब तक मेरे पास जीने के लिए पर्याप्त वर्ष हैं। मार्क मुझे उस तकनीक के लिए एक सही पात्र में आकार देगा जिसे मैं प्रशिक्षण देता हूँ। मैंने सुना है कि वेड जल्द ही मार्शल परीक्षा के लिए जा रहा है। जब आप प्रीफेक्चर में हो तो आप मेरे घर पर रहने के लिए स्वागत हैं। धन्यवाद एलेरी। बेशक मेरी माँ से मिलें। हाँ। यह लड़का फिर से उपहार लाया, हमेशा इतनी औपचारिकता में खड़ा रहता है। यहाँ आपके लिए एक छोटी सी चीज। धन्यवाद मैडम। माइलो कहाँ है? वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? वह इतनी देर से क्यों सो रहा है? आज माइलो ने कल रात एक झगड़ा किया, इंसिस्टिंग कि वह घोड़ा सवारी करना चाहता है। उसे शांत करने में मुझे हमेशा लग गया। आप बार बार कहते हैं कि वे घोड़े आपके खजाने हैं जिन्हें कोई छू नहीं सकता। पिता, आप अब उन घोड़ों की सवारी हार्डली करते हैं और आपकी सेहत हाल ही में अच्छी नहीं रही है। माइलो को एक क्यों नहीं दे देते? आप थोड़ी सीमा पार कर रही हैं बहन। हमने अभी तक घर का बंटवारा नहीं किया है भाई, और आप पहले से ही मुझे किनारे कर रहे हैं। यह लड़की पिता से घोड़े की मांग कर रही है। यह माइलो के लिए सवारी करने के लिए होगा, मेरे लिए नहीं। माइलो अभी भी उस पुराने घोड़े की सवारी करने के लिए बहुत छोटा है। जब आप जाएं तो इसे अपने साथ ले जाएं। ओह, और पिता, माइलो लगभग स्टास प्रशिक्षण शुरू करने के लिए बड़ा हो गया है। मैं चाहती हूँ कि वह हमारे परिवार की मार्शल आर्ट्स सही तरीके से सीखे। उदाहरण के लिए, जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह मार्शल परीक्षा भी पास कर सकता है और अपना खुद का शीर्षक कमा सकता है। बेशक अगर वेड कभी माइलो को मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए सहमत होता है तो यह मायने नहीं रखता कि वह पारिवारिक शैली सीखता है या नहीं। अगर माइलो मार्शल आर्ट्स सीखना चाहता है तो नए साल के बाद जब आप जाएं तो उसे मेरे पास छोड़ दें, मैं उसे खुद सिखाऊंगी। वेड को अभी भी मार्शल परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है, उसके पास समय नहीं होगा। पिता, पारिवारिक मैनुअल के लिए इसे फिर से न लाए जब तक माइलो सही तरीके से 5 स्टार्स नहीं सीख लेता या वह मुझसे नहीं सीखता। मैं उसे खुद सिखाऊंगी, अन्यथा मामला बंद है। इस परिवार के लिए क्या शर्म की बात है। मार्शल परीक्षा में घुड़सवारी के बिना तीरंदाजी शामिल है। मैं जिस घोड़े की सवारी करने की आदत डाल चुकी हूँ, मैं कैसे प्रदर्शन कर सकती हूँ? खैर, मैं जानती हूँ कि आप होल्ट परिवार का फायदा नहीं उठाना चाहते। मैं आपको यह शानदार घोड़ा उधार दूंगी। परीक्षा खत्म होने के बाद इसे वापस कर दें, लेकिन तब जब आपने अपना शीर्षक कमा लिया है तो आप शायद इसे खुद खरीद सकें जब आप सफलता के साथ लौटें। मैं आपके लिए एक दावत दूंगी, हम साथ में पिएंगे और दावत करेंगे। गुरु और शिष्य। हाँ गुरु, शहर के हर सराय में परीक्षा देने वालों के लिए पूरी बुकिंग है। इन दिनों मुझे देखना होगा कि क्या मैं व्हिटमोर एस्टेट में कुछ रातें बिता सकती हूँ, और इससे मुझे डेजी को देखने का मौका भी मिलेगा। माफ कीजिए, व्हिटमोर हाउस में क्या अवसर है? मास्टर व्हिटमोर के बेटे नाथानियल ने काउंटी परीक्षा में 7वें स्थान पर सूची बनाई है। इस दर पर नाथानियल इस पतझड़ में विद्वान का दर्जा पाने का असली मौका रखता है। ये सभी लोग यहाँ बधाई देने के लिए हैं कि यहाँ रहने के लिए। रोज ने मुझे पहले ही बता दिया था कि यह एक छोटी सी बात है, आप इस घर से आए हैं। आखिरकार आपके पास मेरी अनुमति है। धन्यवाद मास्टर व्हिटमोर, अंदर आइए और खाओ। वेड, मैं घर वापस आया थोड़ी देर आराम करने के लिए और अपने पिता से तुम्हारी कठिनाइयों के बारे में सुना और कैसे तुमने अपनी महत्वाकांक्षाओं को कभी नहीं छोड़ा। मैं इसके लिए तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूँ। इस आने वाली परीक्षा में तुम्हारी कौशल के साथ तुम चमकने वाले हो। चलो हम एक साथ प्रीफेक्चर चलते हैं ताकि हम एक दूसरे का ध्यान रख सकें। मेरे मास्टर का बड़ा बेटा प्रीफेक्चर में एक स्कूल चलाता है, यहाँ तक कि जब मैं होल्ट परिवार से गया था, एलेरी ने पहले ही यह प्रस्ताव दिया था कि जब मैं प्रीफेक्चरल परीक्षा के लिए जाऊं तो मैं उसके साथ रह सकता हूं ताकि मुझे जरूरत न पड़े तुम्हें परेशान करने के लिए। नाथानियल, मैंने बहुत जल्दी बोल दिया। एमिनेम, मैं भरा हुआ हूं, इसलिए मैं अब विदा लेता हूं। मैं तुम्हें, एक साधारण सेवक, मेरे साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं और तुम मना करने की हिम्मत करते हो। तुम एक अच्छी चीज को पहचान नहीं पाते डेजी, वह भी यहाँ है। पहले राउंड का पत्थर उठाने का क्रम समूह द्वारा। खैर, अब पत्थर उठाने की प्रतियोगिता में कोई भी जो 500 पाउंड का पत्थर उठा सकता है, वह पिछले 1 सदी में केवल 3 बार ही प्रकट हुआ है पूरे चिंगशन काउंटी में, और उन तीनों बारों में बिना किसी अपवाद के उन्होंने काउंटी परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। अब यह चौथा है। क्या यह संभव है कि इस वर्ष का चैंपियन वही होगा? संभावना कम है। इस आदमी के कपड़े फटे हुए हैं, स्पष्ट रूप से गरीब पृष्ठभूमि से हैं।
और आने वाली घटनाएं। माउंटेड आर्चरी और रणनीति दोनों के लिए उचित निर्देश के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। इस आदमी में कच्ची ताकत हो सकती है, लेकिन उसकी जेब द्वारा सीमित वह आर्चरी और रणनीति दोनों में असफल होगा और समग्र उम्मीदवार C13 वेड में स्थान नहीं बना पाएगा। पत्थर उठाना श्रेष्ठता के रूप में रैंक। मेरा भतीजा अभी अपने 20वें वर्ष में है और पहले से ही 500 पाउंड उठाने की ताकत रखता है। अगर मैं तीरंदाजी और रणनीति के लिए प्रसिद्ध शिक्षकों को नियुक्त करता हूं और वह अगले परीक्षा के लिए अपनी कमजोरियों को मजबूत करता है, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा अपना परिवार एक मार्शल ग्रेजुएट पैदा करने वाला है? मुझे वास्तव में आज परीक्षा के बाद उसे देखने जाना चाहिए। एक पल के लिए चौक पर रुको मत जाओ, अगर तुम कर सको तो रोलैंड एस्टेट पर आओ। आंटी नोरा ने संदेश भेजा। दूसरी घटना, तलवारबाजी शुरू हो गई है। उम्मीदवार C-13 वे 5 वारों में टाइगर क्रेन ट्विन फॉर्म फिस्ट। मैंने केवल लगभग 2 महीने तक प्रशिक्षण लिया है और सिर्फ 2 महीनों में इतनी अच्छी स्कोर करना पहले से ही मेरी अपेक्षाओं को पार कर गया है। वेट 40 पाउंड का हार्ड बो, तीरंदाजी रैंक ए मध्य वजन। यह तुम्हारा चाचा है, जाओ उसे नमस्ते करो, एस्टेट पर आओ। बाद में तुम्हारा चाचा और मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाएंगे। आखिरकार मैं इस काउंटी में तुम्हारा एकमात्र परिवार हूँ। चाचा, मेरी हर घटना में स्कोर उसके स्कोर से कम है, यहाँ तक कि उसकी सबसे कमजोर प्रदर्शन भी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मुझे तब उसे एक नाममात्र शिष्य के रूप में लेना चाहिए था। उसे 1-2 बातें सिखानी चाहिए थीं और हमारे बीच कुछ सद्भावना बनानी चाहिए थी। किसी भी मामले में मैं स्वीकार करूंगा, मैंने उसे गलत समझा और अमर सभा मंडप में माफी मांगने का एक मौका ढूंढूंगा। वे मुझे जो उपहार भेजे थे वह कहाँ है? मुझे एक नजर डालने दो। आंटी नोरा, यह है, यह यहाँ जिनसिंग है। यहाँ तक कि एक साधारण नौकर को इसे खरीदने के लिए 2 महीने की मजदूरी की आवश्यकता होगी। मैं वास्तव में अतीत में वेड पर बहुत कठोर था। वेड, चूंकि तुमने मुझे अपने चाचा के रूप में स्वीकार किया है, मैं चाचा रोलैंड से कहना चाहता हूं कि एक प्रसिद्ध प्रशिक्षक को मुझे मार्शल आर्ट और सैन्य रणनीति सिखाने के लिए नियुक्त करें ताकि मैं भविष्य की परीक्षाओं के लिए अपनी कमजोरियों को मजबूत कर सकूं। रोलैंड संपत्ति को इस मामले में कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास पहले से ही एक गुरु है जो मुझे सिखा रहा है, जो आपकी कौशल को समझाएगा। आप बिना किसी के इस हद तक प्रशिक्षित नहीं हो सकते। हालांकि मुझे संदेह है कि वह कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है। मेरा गुरु वास्तव में प्रसिद्ध है। कृपया अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। चाचा, मेरा गुरु सान यूएन टाउनशिप के मास्टर होल्ट हैं। मास्टर होल्ट वास्तव में प्रसिद्ध हैं। तो क्या वेड ने मास्टर होल्ट के तहत प्रशिक्षण लिया? मैं गलत था। मैंने अपनी अच्छी इच्छाओं के साथ अधिक नुकसान किया। आप अभी 30 भी नहीं हैं और आप 500 पाउंड उठा सकते हैं और आप पहले से ही एक मार्शल शिष्य हैं। मुझे संदेह है कि आपको अपनी खुद की रैंक कमाने में लंबा समय लगेगा। ओह, और अपने चचेरे भाई से मिलें। चचेरा भाई? ओह, यह बच्चा, आंटी नोरा, वह अभी भी युवा है, उसे रहने दो। मेरे पास अपनी कुछ बचत है। मैं इसे डेजी की स्वतंत्रता के लिए आपको उधार दे सकता हूँ या मैं खुद जा सकता हूँ। डेजी को हमेशा के लिए व्हिटमोर एस्टेट में एक नौकर के रूप में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रोलैंड एस्टेट में बहुत सारे अतिथि कमरे हैं। मैं आपके लिए दोनों के लिए एक चुनूंगा। आपको इस बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आंटी नोरा, अगर मैं डेजी को मुक्त करने के लिए पैसे उधार लेना चाहता तो मैं पहले ही मास्टर होल्ट से पूछ लेता जब मैं वहां था। मैंने बहुत जल्दी बात की। यह सबसे अच्छा है कि आप इसे खुद संभालें। मैंने आज आपका बहुत सारा समय लिया है। चाचा, आंटी नोरा, मैं अब विदा लेता हूँ। मैंने आपके लिए एक गाड़ी तैयार की है, यह बस बाहर इंतजार कर रही है। बस सीधे घर ले जाएं। धन्यवाद चाचा। मास्टर वेड, एक क्षण कृपया। तब मैंने आपको नीचा समझा जब आप सीखने के लिए आए थे। तब से मैंने अक्सर अपने आप को आपकी कीमत को न देखने के लिए दोषी ठहराया है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे अतीत के अपमान को मेरे खिलाफ नहीं रखेंगे। मैं इसके लिए कोई द्वेष नहीं रखता। तो यह रोलैंड एस्टेट की गाड़ी है। हाँ हाँ वेड, अब से आप परिवार के साथ भोजन करेंगे। धन्यवाद मास्टर व्हिटमोर। पिता, अगर आप वेड को हमारे साथ खाने के लिए रख रहे हैं तो कृपया मेरे भोजन को अब से अलग से परोसें। कोई भी व्यंजन जो वह छुआ, मैं फिर से छूने से इनकार करता हूँ। ओह, यह आदमी गरीब पृष्ठभूमि से आता है, फिर भी ऐसे परिणाम प्राप्त किए। वह वास्तव में कौन है? उस रात जब सभी चले गए थे, मैंने रोलैंड और उसकी दासी को देखा। जाओ इस वेड को देखो। क्या वेड और रोलैंड का कोई पूर्व संबंध हो सकता है? वह मेरी दासी का भतीजा है, रक्त से रोलैंड नहीं, लेकिन वह सैन जुआन टाउनशिप के मास्टर होल्ट का शिष्य है। ओ वेड, तुम इस पीढ़ी के शीर्ष स्कोरर हो। एक बार जब प्रीफेक्चरल परीक्षा समाप्त हो जाएगी, एक बार जब तुम अपनी रैंक अर्जित कर लोगे, एक बार जब तुम एक अधिकारी बन जाओगे जिसके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, मैं व्हिटमोर एस्टेट पर वापस आऊंगा और तुम्हें मुक्त कर दूंगा। वेड, 2 महीने पहले जब तुम शिन्युआन टाउनशिप से गए थे, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बनाया था, लेकिन 2 महीने बाद तुम पहले से ही चिंगशान काउंटी के शीर्ष स्कोरर हो। मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। अप्रैल में प्रीफेक्चरल परीक्षा जल्द ही शुरू होगी। एक बार फिर मुझे तुमसे परेशानी करनी पड़ेगी और एलेरी के घर रहना पड़ेगा। हाँ हाँ, कोई परेशानी नहीं। आग, यह शर्म की बात है कि मेरी साधना तकनीक अभी तक मुझे चीसेनसिंग क्षेत्र में पूरी तरह से नहीं ले गई है। ओ थरवाइस, मार्शल परीक्षणों में मैं पूरे प्रीफेक्चरल परीक्षा का शीर्ष स्कोर प्राप्त कर सकता था। आने वाली प्रीफेक्चरल परीक्षा और प्रांतीय परीक्षा जो अधिकारी रैंक निर्धारित करती है, मुझे अभी के लिए केवल प्रीफेक्चरल परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। प्रांतीय परीक्षा में एक उम्मीदवार की रैंक निर्धारित करती है कि उन्हें स्थानीय रूप से कौन सा सैन्य पद दिया जाता है, और यह केवल तब होता है जब मेरी ताकत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इतनी कम समय में मैं बस अगले मौके का इंतजार करूंगा। उसकी ब्लेड वर्क प्रीफेक्चरल परीक्षणों के बाद और भी बेहतर हो गई है।
ऐसे कुछ महीनों में इतनी प्रगति क्या वह पहले रोक रहा था? इस वर्ष के मार्शल परीक्षा के उम्मीदवार पिछले वर्षों की तुलना में स्पष्ट रूप से मजबूत हैं। फिर भी मैंने सुना है कि पिछले प्रीफेक्चरल परीक्षा में चुने गए कई मार्शल विद्वानों को कभी भी आधिकारिक पद नहीं दिए गए। इसके बजाय वे 5 गुणित आदेश में शामिल हो गए, उस आदेश के आंतरिक शिष्य बन गए। प्राचीन समय से जो लोग युद्ध में कुशल होते हैं, वे अक्सर कानून का उल्लंघन करते हैं। क्या तुम जानते हो कि वे वास्तव में कौन हैं? मैं नहीं जानता मेरे स्वामी, लेकिन मेरे पास एक विचार है जो हमें 5 गुणित आदेश के बारे में कुछ खोजने में मदद कर सकता है, क्योंकि 5 गुणित आदेश हर परीक्षा से मार्शल विद्वानों को अपनी रैंक में भर्ती करना पसंद करता है। तो क्यों न उदार उपहारों का उपयोग करके एक प्रतिभाशाली विद्वान को 5 गुणित आदेश में शामिल होने के लिए ललचाया जाए और हमारे लिए जानकारी इकट्ठा की जाए। बेड प्रीफेक्चर के कुछ अधिकारी और क्लर्क यहाँ हैं। वे सामने के हॉल में इंतजार कर रहे हैं। वे तुम्हें सरकारी कार्यालय ले जाना चाहते हैं, इसलिए यह सिर्फ मुझे नहीं बुला रहे हैं। फिर शायद यह कुछ गंभीर नहीं है। मिस्टर और मिसेज वेड, क्या आपको कोई अंदाजा है कि प्रीफेक्ट हॉलोवे ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैंने आज आप सभी प्रतिभाशाली पुरुषों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करनी है। हाल ही में मार्शल दुनिया में एक नया समूह सामने आया है जिसे 5 फोल्ड ऑर्डर कहा जाता है। यह संगठन प्रीफेक्चरल परीक्षा पास करने वाले मार्शल विद्वानों को भर्ती करता है और उन्हें अपना शिष्य बना लेता है। मेरे विचार से यह साम्राज्य के न्यायालय की नींव को कमजोर करने की कोशिश है। शायद आप लोग पहले ही समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने इस मामले पर गवर्नर से भी चर्चा की है। अगर आप लोग 5 फोल्ड ऑर्डर में जासूस बनकर घुसपैठ करने के लिए तैयार हैं, तो ऑर्डर को खत्म करने के बाद आपको उचित पुरस्कार दिया जाएगा। जो लोग सीधे योगदान देंगे उन्हें विशेष सम्मान मिलेगा, और जो लोग सीधे योगदान नहीं भी देंगे उन्हें भी पदोन्नति का मौका मिलेगा। आपको 3 रैंक की पदोन्नति और 100 म्यू उपजाऊ जमीन दी जाएगी। इसके अलावा गवर्नर खुद आपको एक ऐसा मार्शल मैनुअल देंगे जिसकी मदद से आप इनर डोमेन में प्रवेश कर सकते हैं। ये पुरस्कार सुनने में बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों की नजरों के सामने यह काम करना बेहद जोखिम भरा है। कोई गारंटी नहीं है कि हमारे बीच कोई विश्वासघात नहीं करेगा। यह बहुत खतरनाक काम है। मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। प्रीफेक्ट हॉलोवे, क्या हम इस मिशन को मना कर सकते हैं? बिल्कुल, आप मना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 फोल्ड ऑर्डर में घुसपैठ करने के लिए तैयार होते हैं तो मैं इन पुरस्कारों के अलावा 100 सोने के सिक्के और जोड़ दूंगा। और मास्टर फुलटन, मैं अपनी बेटी का हाथ भी विवाह के लिए आपको देने को तैयार हूँ। अब बताइए, क्या आप अपना फैसला बदलेंगे? मैं अभी भी अपने पहले फैसले पर कायम हूँ। वेड भी मेरी राय से सहमत है। बहुत अच्छा, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मिशन अस्वीकार करने पर प्रीफेक्ट हॉलोवे आपसे बदला लेंगे। जहाँ तक मुझे पता है, चिंगफिंग प्रीफेक्चर में उनका कार्यकाल केवल 1 साल और बाकी है। इसके अलावा जितने ज्यादा लोग इस काम को मना करेंगे, उतना ही किसी एक व्यक्ति पर खतरा कम होगा। हमें और लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। हम 4 लोग पहले से ही एक अच्छी संख्या है, लेकिन अब जब प्रीफेक्ट ने इनाम बढ़ा दिया है, अगर कोई विद्वान फिर भी इस मिशन को ठुकराता है तो उसे भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब हम इस कार्यालय से बाहर निकलें तो भाईचारे की शपथ लें, ताकि अगर हम में से कोई मुसीबत में फंसे तो बाकी लोग उसकी मदद कर सकें। मैं सहमत हूँ। चलो बाहर निकलने के बाद भाईचारे की शपथ लेते हैं। प्रीफेक्ट हॉलोवे, हम चारों साधारण विद्वान हैं। हम 5 फोल्ड ऑर्डर में घुसपैठ करने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए हम इस मिशन को स्वीकार नहीं कर सकते। हमें क्षमा करें। फुलटन, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर आप पीछे हटना चाहते हैं तो मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आपका मामला बाकी तीनों से अलग है। आपके चाचा 7वें रैंक के अधिकारी हैं। अगर आप आज पदोन्नति का मौका छोड़ भी देते हैं तो आपके चाचा भविष्य में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या? मेरे पीछे कोई शक्तिशाली परिवार नहीं है और मेरा कोई प्रभावशाली रिश्तेदार भी नहीं है। सर्विंग एज अ 7th रैंक ऑफिसर, मैं बस एक बेतुका आदमी हूँ। मुझे डर है कि मैं केवल आपके योजना को बर्बाद कर दूंगा। मेरे स्वामी, मैं आपकी माफी चाहता हूँ। मैं विनम्र उत्पत्ति से आता हूँ। मार्शल परीक्षा देने से पहले मैं कुछ नहीं था बल्कि एक अस्तबल कहा। अब सबसे नीच सैन्य पद भी मेरे पुराने जीवन से एक बड़ा सुधार होगा, इसलिए मैं अभी भी वापस लेना चाहता हूँ। मेरे लिए भी यही है। यह आराम के लिए बहुत करीब था। मैं लगभग प्रीफेक्ट हॉलोवे को मुझे इसमें शामिल होने के लिए मना लेने देता। अगर वह हमें मना करने के लिए दंडित करना चाहता है तो आइए फिर से इसके बारे में न बोलें। यह अधिकतम 1 साल तक चलेगा। जब वह चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं आप सभी का ध्यान रखूंगा। कल की प्रीफेक्चरल परीक्षा के परिणामों के लिए यह एक भव्य कार्यक्रम है जो पूरे क्षेत्र द्वारा देखी जाती है। एकल प्रीफेक्ट उस पर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए अभी चिंता करने के लिए कुछ नहीं है। चलो एक पेय लेने चलते हैं और परीक्षा के परिणामों का इंतजार करते हैं। आओ चलो अपने कप उठाते हैं। चलो वेदी और सब कुछ शपथ के लिए तैयार करते हैं। हम चारों आज यहाँ भाईचारे की शपथ लेते हैं। ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी हमारे गवाह हैं। परिणाम आ गए हैं। इस वर्ष की प्रीफेक्चरल मार्शल परीक्षा परिणाम पोस्ट किए गए हैं। बधाई हो मास्टर फुलटन, इस वर्ष की मार्शल परीक्षा में दूसरे स्थान पर रहने के लिए। प्रथम श्रेणी के मार्शल विद्वान, बधाई हो चौथे भाई, आपके दूसरे स्थान पर। एक प्रथम श्रेणी के मार्शल विद्वान को पूरा करें। मैं केवल बाकी लोगों के बारे में सोचता हूँ।
चिंता मत करो, मैं खत्म नहीं हुआ अभी। वेड इस वर्ष की मार्शल परीक्षा में 12वें स्थान पर, एक द्वितीय श्रेणी के मार्शल विद्वान कोल 17वें स्थान पर, एक द्वितीय श्रेणी के मार्शल विद्वान ग्रिफिन 34वें स्थान पर, एक तृतीय श्रेणी के मार्शल विद्वान हा। हम जल्द ही फिर मिलेंगे भाइयों। तीसरे भाई, हम एक ही गृह नगर से हैं, चलो साथ में वापस चलते हैं। वेड, क्या तुमने प्रीफेक्चरल परीक्षा में स्थान पाया? मैं 12वें स्थान पर हूँ। एक द्वितीय श्रेणी के मार्शल विद्वान मास्टर वेड, बस मुझे वेड बुलाओ, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वेड, नाथानियल ने प्रीफेक्चरल परीक्षा में असफलता प्राप्त की। इस बार वह बस आज सुबह वापस आया। जब तुम अंदर जाओ, कोशिश करो कि इसे न उठाओ। कोई आश्चर्य नहीं कि संपत्ति आज इतनी शांत महसूस कर रही है। तो नाथानियल ने परीक्षा में असफलता प्राप्त की। चेतावनी के लिए धन्यवाद आईवी मास्टर। मेरी लेडी वेड यहाँ है। वेड, तुम प्रीफेक्चर से वापस आ गए, क्या तुम्हें यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकना है? यह कोई परेशानी नहीं है, मैं डेजी की स्वतंत्रता पर चर्चा करने का इरादा रखता था, लेकिन व्हिटमोर स्पष्ट रूप से अभी निम्न मनोबल में हैं। मुझे एक बेहतर क्षण का इंतजार करना चाहिए। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद मास्टर व्हिटमोर। मैं आपकी विश्राम को और अधिक परेशान नहीं करूंगा। आप शर्मनाक मूर्ख, अपने आप को देखो। रोज, जो हुआ वह हुआ। नाथानियल को और सजा देना कुछ भी नहीं बदलेगा। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो और मैं इसे देने पर विचार करूंगा। नाथानियल की उचित पत्नी के पद को छोड़कर मैं बाकी सब पर विचार करूंगा। मैं केवल यह पूछता हूँ कि यह चुप रहे। वह केवल एक नौकरानी है, मैंने अभी तक पत्नी नहीं ली है। वैसे भी उसे अपने घर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपकी दया की भीख मांगता हूँ मेरी लेडी, मुझे मेरी स्वतंत्रता दें और घर लौटने के लिए एक राशि सोने की दें। यही मेरी एकमात्र मांग है। मैं आपसे यह अनुरोध करने की भीख मांगता हूँ क्योंकि आपका मन बना हुआ है, तो मैं आपकी मांग को स्वीकार करूंगा। यहाँ एक पल रुकें। ये 2 चांदी के बट्टे, प्रत्येक पूरा 5 हैं। पूंछ कुल 10 पूंछ। इन्हें इस लिफाफे के अंदर सुरक्षित रखें। यह आपकी सेवा अनुबंध है और यह पत्र मास्टर द्वारा लिखा गया विमोचन है। मेरी लेडी डेजी और मैं हमेशा करीब रहे हैं। उसने इस घर में कई बार मेरी मदद की है। मैं इन 10 पूंछ का उपयोग डेजी की स्वतंत्रता खरीदने के लिए करना चाहूंगा। क्या मुझे आपकी अनुमति मिल सकती है? अनुबंध को वापस खरीदने के लिए व्यक्ति की अपनी सहमति की आवश्यकता होती है। एक बार शादी होने पर एक महिला अपने पति के शब्द का पालन करती है। इस मामले में मैं डेजी की ओर से बोलता हूँ। और क्या मास्टर व्हिटमोर मानते हैं कि मुझे उसके लिए निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप वास्तव में इस परिवार के खिलाफ एक नौकरानी के लिए विद्रोह करने के लिए तैयार हैं? मत भूलिए कि जब महान सूखा चिनफेंग प्रीफेक्चर में आया था, तब इस परिवार ने आपकी जान बचाई थी। उस कृतज्ञता का ऋण, और यह परिवार था जिसने अपनी कनेक्शन का उपयोग करके आपको मास्टर हार्ट को सिफारिश की थी। ऐसा ऋण आज मुझ पर विद्रोह करके चुकाने के लिए नहीं था। मैंने कभी इस परिवार की दयालुता को नहीं भुलाया है। मैं इसे चुकाऊंगा जब मौका आएगा। नाथानियल ने परीक्षा में असफलता प्राप्त की है और हाल ही में उसका मूड खराब रहा है। यदि उसके शब्दों ने आपको ठेस पहुंचाई है, कृपया इसे हार्टवे में न लें। मास्टर व्हिटमोर डेजी के अनुबंध को लाने गए हैं। इस घर में 2 लोगों ने आज अपनी स्वतंत्रता अर्जित की है। क्या खुशी का अवसर है। मैं वास्तव में उनके लिए खुश हूँ। अच्छा। रोज, डेजी की स्वतंत्रता 10 पूंछ की कीमत नहीं होगी। 7 काफी होंगे। धन्यवाद मेरी लेडी। आज यहाँ रहना अच्छा समय नहीं लगता। मैं डेजी को किसी और दिन मिलने लाऊंगा। आईवी, तुमने जो अभी देखा उसे अपने पास रखो। इसका एक शब्द भी मत बोलो, नहीं तो तुम्हें घरेलू अनुशासन का सामना करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ मेरी लेडी, हालांकि एक बात है जिसे मैं नहीं जानता कि मुझे कहनी चाहिए या नहीं। वह क्या है? वेड ने इस साल की परीक्षा पास की है, जैसा कि होता है एक दूसरे श्रेणी के मार्शल स्कॉलर। रोज, आपके आगे की योजनाएं क्या हैं? जैसे वेड, आप एक गरीब परिवार से आए थे और आवश्यकता के कारण इस घर में बेचे गए थे। अब आप स्वतंत्र हैं, आप घर लौट सकते हैं, लेकिन आपके पिता के पास पहले से ही अपने बेटे हैं और यदि आप वापस गए तो 3 चांदी की पूंछें भी आपको बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। आप फिर से दास्ता में बेचे जा सकते हैं। डेजी, मैं आपके साथ रहना चाहूंगा। फिलहाल जब वेड अपने पद पर एक अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेगा तो वह निश्चित रूप से कुछ अच्छे लोगों से मिलेगा, और जब ऐसा होगा तो मैं शादी करना चाहूंगा और अपनी खुद की जिंदगी शुरू करना चाहूंगा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बेशक आप हमारे साथ रह सकते हैं। आपके साथ रहना भी अच्छा होगा। धन्यवाद सभी, कृपया बैठें। रोज, आप भी। मुझे आश्चर्य है कि इस साल के मार्शल स्कॉलर के आधिकारिक प्रमाण पत्र काउंटी कार्यालय में आए हैं या नहीं। फिर भी आपने इस साल की प्रीफेक्चरल परीक्षा पास की है। मैं पास हुआ। हाँ वेड, हम अब से सहकर्मी होंगे। फिर मैं आपके साथ काम करने की उम्मीद करता हूँ। हाँ, मेरा नाम मिलर है। मेरा परिवार इस काउंटी कार्यालय में पीढ़ियों से सेवा कर रहा है। मिलर, मार्शल स्कॉलर के प्रमाण पत्र प्रीफेक्चर से 2 दिन पहले आए थे। मैं तुरंत आपकी रजिस्ट्री को नागरिक से सैन्य स्थिति में अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद मिलर, यह आंगन अब से आपका है। मुझे आश्चर्य है कि मेरी आधिकारिक नियुक्ति कब आएगी। मास्टर वेड, आपके लिए एक पत्र। तीसरे भाई, 5 गुना आदेश के एक वरिष्ठ ने हाल ही में मुझसे संपर्क किया और मुझे शामिल करने के लिए उदार उपहारों की पेशकश की। मैंने उसे सीधे मना कर दिया। इसके पीछे खतरनाक धाराएं काम कर रही हैं। जो भी हो, प्रलोभन का विरोध करें और उनके साथ न जुड़े। दोनों पक्षों को खेलना केवल आपके लिए आपदा लाएगा। चाहे 5 गुना आदेश अपनी पेशकश कितनी भी ऊंची करे, मैं बिना हिचकिचाहट के मना कर दूंगा। तीसरे भाई, आपको सैन्य रजिस्ट्री में स्विच किए हुए 7 या 8 दिन हो गए हैं और आपको अभी तक आपकी आधिकारिक नियुक्ति भी नहीं मिली है। क्या आपको मिली? अहम, क्यों न हम कुछ उपहार लेकर मिलर से इसके बारे में पूछें। पिछले वर्षों के अनुसार वेड एक दूसरे श्रेणी के मार्शल स्कॉलर को रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, जो एक ठोस स्थिति है, और कोल एक तीसरे श्रेणी के मार्शल स्कॉलर के रूप में सैन्य आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपकी नियुक्तियां अभी तक नहीं आई हैं, आप दोनों को किसी महत्वपूर्ण
व्यक्ति को नाराज करना पड़ा है। प्रीफेक्चर में चिंगशान की काउंटी मिलिशिया वर्तमान में कांस्टेबल एशफोर्ड के अधीन है और वह अभी पुरुषों की कमी का सामना कर रहा है। मैं आपके लिए दोनों के लिए एक शब्द रख सकता हूँ, हालांकि इससे आपको एक आधिकारिक नियुक्ति मिलेगी। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यह अभी भी रजिस्ट्रार होगा या सैन्य आयुक्त जैसा कि पहले अपेक्षित था। फिर मैं इसे तुम्हारे हाथों में छोड़ दूंगा। मिलर पद गार्जियन कमिश्नर निकलता है, जो एक तृतीय श्रेणी के विद्वान के लिए है, जो अपेक्षित से एक पूर्ण रैंक नीचे है। लेकिन कोई बात नहीं, जब मेरी साधना मुझे पूरी तरह से चिसेनसिंग क्षेत्र में ले जाएगी और मैं अगले प्रांतीय परीक्षा में स्थान प्राप्त करता हूँ, पूर्ण मार्शल स्नातक बनते हुए किंगफेंग प्रीफेक्चर में कोई भी मुझे रोक नहीं सकेगा। गारिसन कमिश्नर वेड, आपने अंततः कुछ हासिल किया है। हाँ, मैंने अंततः तीसरा स्थान प्राप्त किया। भाई, मुझे इस सौदे में कम लाभ मिला। मुझे केवल ड्रिल इंस्ट्रक्टर का पद मिला। यह पद स्थानीय सैनिकों को हर 3 दिन में ड्रिल करने की आवश्यकता है। थकाऊ और उबाऊ, और इसके लिए कोई विशेष प्रतिष्ठा नहीं है। मुझे चौथे भाई के पदोन्नति का इंतजार करना होगा और वह मुझे भी अपने साथ ऊपर खींचेगा। चलो एक पेय के लिए अंदर चलते हैं। सुरक्षित यात्रा करें। मैं आपके घर पर आपका इंतजार करूंगा। मैं समझता हूँ आप मास्टर वेड होंगे। आप 5 वोल्ड ऑर्डर के एवेक्स होंगे। मैं इस बार चिंगशान काउंटी आया हूँ ताकि आपको मास्टर वेड 5 वोल्ड ऑर्डर में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकूं। यदि आप सहमत होते हैं तो हम आपके प्रशिक्षण के लिए अपने सभी संसाधनों को समर्पित करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि आप 50 वर्ष की आयु से पहले अंतर्निहित क्षेत्र तक पहुँच सकते हैं, 200 वर्ष की आयु तक जीवित रह सकते हैं। मेरे पास सम्राट अदालत से एक आधिकारिक पद है, इसलिए मुझे आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करना होगा। यह अंतर्निहित क्षेत्र तक पहुंचने का एक अवसर है। क्या आप निश्चित हैं कि आप अस्वीकार करना चाहते हैं? मुझे मार्शल पद के लिए कोई वास्तविक जुनून नहीं है। यह मेरे लिए केवल स्थिति और सफलता प्राप्त करने का एक उपकरण है। मास्टर वेड, यदि आप कभी अपना मन बदलते हैं तो यह प्रतीक लें और टोंगू पर्वत पर यात्रा करें, जहां हमारे आदेश का एक दूत आपका इंतजार करेगा। उसके पैरों की चाल इतनी हल्की थी और यह व्यक्ति स्वयं पहले से ही उम्र में काफी आगे है, फिर भी वह अंतर्निहित क्षेत्र तक नहीं पहुंच सका। तो वे मुझे जैसे एक देर से आने वाले शिष्य को इतनी आसानी से उस क्षेत्र तक क्यों पहुंचने देंगे? मैं इस प्रतीक को अपने पास रखने का जोखिम नहीं उठा सकता। फुलटन वास्तव में इस वर्ष की प्रांतीय परीक्षा में स्थान प्राप्त किया, 9वें स्थान पर रहा और उसे 8वें रैंक का पद दिया जाएगा। मुझे केवल यह आश्चर्य है कि क्या चौथे भाई को अभी भी पुराने वादे की याद है कि वह हमें सभी को अपने साथ ऊपर खींचेगा। आंटी नोरा इस बार नहीं आई और अपने पोते को भी नहीं लाई। पिछले वर्ष जो हुआ उसके बारे में अभी भी परेशान हैं। संभवतः एलेरी, आपको जल्दी करना चाहिए। मैं कब अपने खुद के पोते को पकड़ने जा रहा हूँ? आप हमें एक अच्छा स्वस्थ लड़का कब देंगे? कोई जल्दी नहीं। एक अंतर्निहित क्षेत्र योद्धा आध्यात्मिक कलाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करता है। वह एक अजन्मे बच्चे को फिर से आकार देने और मजबूत करने में भी मदद कर सकता है। जन्म से पहले उनके संविधान में सुधार कर सकता है। जब मैं अंतर्निहित क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा तब भी बच्चों के भाइयों के बारे में सोचने का समय होगा। चलो हम प्रीफेक्ट के अलावा पुराने समय को याद करने के लिए प्रीफेक्चर में शुआनशिंग हॉल में इकट्ठा होते हैं। होलोवे का कार्यकाल लगभग समाप्त हो रहा है। हमें एक साथ चर्चा करनी चाहिए कि आगे क्या आता है। हाँ, दूसरे भाई, तीसरे भाई, बड़े भाई, चौथे भाई कहाँ हैं? बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई। आप सभी को इंतजार कराने के लिए मेरी माफी। मुझे एक कर्तव्य सौंपा गया है और मैं पिछले दिनों गवर्नर के कार्यालय में रह रहा हूँ ताकि चीजें गोपनीय रहें। मैंने पहले से संदेश भेजने की हिम्मत नहीं की। मैं आपकी समझ के लिए पूछता हूँ। चूंकि आप पूछ रहे हैं, बड़े भाई, मैं आपके चौथे भाई के रूप में स्पष्ट रूप से बोलूंगा, लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जो मैं कहने जा रहा हूं उसे न दोहराएं। यह आपके सभी भविष्य से सीधे संबंधित है। यह जानकारी आपको अप्रस्तुत कर सकती है। पिछले साल प्रीफेक्ट होलोवे की योजना 5 गुना आदेश में जासूस भेजने की केवल एक छलावा थी। गवर्नर स्टर्लिंग ने पहले से ही असली योजना को गुप्त रूप से तैयार किया था। आदेश के चुकने का इंतजार कर रहा था, इससे पहले कि जाल बंद कर सके। यह हमारे लिए असली मेरिट अर्जित करने का मौका है। यदि हम काउंटी में लौटते हैं और अपनी सेना को मेहनती प्रशिक्षण देते हैं, हम इससे पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। युद्ध समान रूप से अवसर और खतरा लाता है। इसे पहले से जानना मेरे लिए भी एक अच्छे भाग्य की बात है। बेहतर है कि मेरी कवच पहले से तैयार हो। यह शायद मुझे युद्धभूमि पर बचा सकता है। धन्यवाद चौथे भाई, धन्यवाद चौथे भाई, धन्यवाद चौथे भाई। अलविदा भाइयों, मैंने कर लिया। इस बार मैंने 5 साल की सीमा से पहले ही चिसेनसिंग क्षेत्र में प्रवेश किया है और ऐसा किया है इससे पहले कि साम्राज्य की सेनाएं 5 गुना आदेश के खिलाफ चलें। मेरी ताकत ने छलांग और सीमा से वृद्धि की है और अब जब मेरी साधना ने पूरी तरह से आंतरिक ची को जन्म दिया है, मेरी बाघ सियार एक जुर्वाम फॉर्म मुट्ठी 72 से 94 तक कूद गई है। मुझे इस नए आंतरिक शक्ति का परीक्षण करने के लिए 2 आधे साल के भीतर पूर्ण महारत प्राप्त करनी चाहिए। तो यह अभी के लिए प्रसिद्ध दूरगामी प्रहार है। काउंटी कार्यालय ने 5 गुना आदेश के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश नहीं प्राप्त किए हैं, फिर भी अभी भी समय है। मैं अपने गुरु से मिलने के लिए सैन जुआन टाउनशिप जाऊंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। अब वेड, इस बार आप यहाँ क्यों आए हैं? गुरु, मैं आया हूँ क्योंकि मैंने अंतः प्रसिद्ध चिसेनसिंग क्षेत्र में प्रवेश किया है। चिसेनसिंग क्षेत्र, सच में इसे देखिए गुरु, दूरगामी प्रहार। यही दूरगामी प्रहार है। यह तकनीक मैंने केवल आपके ग्रैंड मास्टर को इसका उपयोग करते हुए देखा है। वर्षों पहले 39 साल बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे फिर से आप में देखूंगा। मुझे पहले से ही कुछ विचार है कि आपको यहाँ क्या लाया। आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि आपके मार्शल पद पर अगला क्या आता है ना? आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं
मास्टर, जब आपके ग्रैंड मास्टर ने प्रस्थान किया सालों पहले, उन्होंने मुझे एक रहस्यमय मैनुअल छोड़ा था जो सिखाता है कि बाहरी प्रशिक्षण से आंतरिक ची कैसे विकसित करें। उन्होंने जाने से पहले ही मृत्यु का सामना करने का निश्चय कर लिया था। यही कारण है कि उन्होंने यह मैनुअल मुझे दिया, मुझसे कहा कि इसे खोलूं केवल तब जब मैं ची सेंसिंग क्षेत्र में करूं। लेकिन मेरी प्रतिभा बहुत मंद साबित हुई और मेरे बाद के वर्षों में मैं कभी नहीं कर सका। इस मज्जाशुद्धि शास्त्र को सुरक्षित रखें और इसे किसी को भी हल्के में न दिखाएं। मास्टर, क्या आप नहीं देखना चाहते कि अंदर क्या लिखा है बिना मेरी अपनी आंतरिक ची के पढ़े? यह शास्त्र मुझे बेकार की निराशा ही लाएगा। यदि होल्ट परिवार में कोई भी कभी ची सेंसिंग क्षेत्र तक पहुंचता है तो मैं वही करूंगा जो आपने आज मेरे लिए किया और इस शास्त्र को उन्हें बिना रोकटोक के सौंप दूंगा। जब आपके ग्रैंड मास्टर ने यह मैनुअल मुझे सौंपा तो आपको उस वादे को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बदले में कुछ नहीं मांगा और अब मैं आपसे कुछ कैसे मांग सकता हूँ? यह पर्याप्त है कि आपके पास वह इरादा है जो मैंने काउंटी कार्यालय में एक मित्र से सुना। आपने हाल ही में अपनी कवच बदली है। यह कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। हालांकि सैन्य मामलों को साझा नहीं किया जाना चाहिए। आपको मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप कब जा रहे हैं। उन कठिन धनुषों को घर से अपने साथ ले जाएं और मेरी सुनहरी पीठ की तलवार भी ले जाएं। केवल कवच सही हथियार के बिना कोई काम नहीं है। धन्यवाद मास्टर। योजनाएं कभी भी परिवर्तन के साथ तालमेल नहीं रखती। दिन में 15 सत्र पूरे करने में 30 साल लगेंगे, जिसका मतलब है कि मुझे लगभग 30 साल लगेंगे जब मैं अंतर्निहित क्षेत्र तक पहुंच सकूंगा। मैं 50 के ऊपर हो जाऊंगा। ऐसा लगता है कि डेजी और मुझे बच्चों के बारे में जल्द ही सोचना चाहिए, बजाय इसके कि बाद में। तात्कालिक आदेश देते हैं कि सभी भर्ती किए गए सैनिक आधे दिन के भीतर बाहर निकलें बिना किसी अपवाद के। जो कोई भी देर करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सैनिक अच्छी तरह से प्रशिक्षित प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके पास कोई वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं है। वे युद्ध शुरू होने पर बुरी तरह से पीड़ित हो सकते हैं। 5 गुणित आदेश हमसे ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता। वे केवल एक मार्शल संप्रदाय हैं, एक प्रशिक्षित दुश्मन सेना नहीं, सामान्य डाकुओं से अलग नहीं। इसके अलावा हम केवल उनके एक शाखा का सामना कर रहे हैं। एक शाखा में ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। दुश्मन आगे हैं। मशाले बुझा दें, स्थिति बनाए रखें और उस समय में आराम करें जब तक एक अगरबत्ती जलती है। हम बाहर निकलेंगे। क्या हमारे पास कोई कुशल धनुर्धारी है जो उस निगरानी टावर पर उन 2 चौकीदारों को गिरा सके? मैं स्वेच्छा से आगे आता हूँ। सर कमिश्नर वेड, यदि आप दोनों हाथों से खींचेंगे। कमिश्नर वेड, आपकी साहस चमकती है। I'll see to it you are credited with great merit taking down those sentries already unscredited. Better to keep a low profile from here. Ugh, the imperial court really has grown weak. Striking under cover of night is against the honorable way. Stand together. Hold formation. Anyone who dares flee will be executed on the spot. Just now fighting through 30 or 40 armored elite soldiers. Cost me nearly half my strength. I'd hoped it would break their morale, but their commander proved no fool and managed to steady his men instead. If I don't take down their leader, they'll grind me down. Eventually, Commissioner Wade, have you recovered your strength? Wait for the right moment and take him down with a single, well-placed shot. I'll try what a marksman. Face my hammer. Press the advantage. Don't let any five-fold order survivors escape. We lost 72 men and killed 113 five-fold order warriors. A decisive victory, all things considered. Pass my orders. We'll hold position at Leo Fort for now and continue hunting down the remaining five-fold order members. Third brother, I've come to share a drink with you this time. I pulled a secret manual of that hammer-wielding giant. We are sworn brothers, so let's study this together. What was that giant even training in some kind of iron body technique? I skimmed through it and it might as well have been written in another language. I couldn't make sense of a single word. Spirit power, circulating spirit, the 5 origin spirit body. Could this be one of those legendary immortal techniques? Though this manual only covers how to cultivate the earthen body, just one of the 5 spirit forms, the other 4 aren't mentioned at all. Nor is there anything on how to apply the 5 origin spirit body itself. So this isn't a true immortal technique. Are you certain? Third brother, I'm fairly sure, since cultivating my own inner chi, my technique is completely different from what's described here. Mine must be a true immortal inner chi art. Third brother, you've entered the chi sensing realm. You've become a true master of inner chi. Third brother, how could you keep this from me? It's not that I meant to hide it from you. Second brother, I only broke through a month ago myself, and my sect has its own rules on secrecy. Don't worry, I understand. The tallest tree draws the fiercest wind. You are barely in your 20s and already in the QI sensing realm. If word of that got out, there's no telling how much trouble it could bring. I'll keep this secret for you, but this technique, third brother, do you think we might really have a chance to become one of those legendary immortals? Hard to say. लेकिन चौथे भाई को 5 गुणित आदेश के मुख्यालय को नष्ट करने के लिए भेजा गया है। वह शायद 5 मूल आत्मा शरीर के रहस्यों के बारे में कुछ और जानता हो। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि हम इस मैनुअल को बड़े भाई और चौथे भाई को भी दिखाएं। हम उनसे कुछ उपयोगी सीख सकते हैं। बड़े भाई और चौथे भाई हमारे शब्दबद्ध रिश्तेदार हैं, यह सच है, लेकिन हमने हाल ही में उन्हें ज्यादा नहीं देखा और एरोन जितना हम करीब हो सकते थे। मुझे इसे थोड़ी देर और सोचने दो। मैं कुछ और दिनों में निर्णय लूंगा, जैसा कि आप चाहते हैं। शेष 5 गुणित आदेश बलों को नष्ट कर दिया गया है। हम आज शिविर तोड़ते हैं और शहर लौटते हैं। 5 गुणित आदेश की हर शाखा और मुख्यालय अब नष्ट हो चुका है। बड़े भाई चारों को फिर से शुआनझांग हॉल में इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित करने का संदेश भेजा। तीसरे भाई, मैंने इसे सोच लिया है। जब से मैं आधा महीना पहले घर आया हूँ,
मैं उस अमर तकनीक के रहस्यों का अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन हर पाठ को खोजने के बाद भी मैं पूरी तरह से खो गया हूँ। इसलिए इस तकनीक को मेरे साथ बर्बाद करने के बजाय यह बेहतर है कि हम इसे चारों में साझा करें। अगर हम में से कोई भी इसे महारत हासिल कर लेता है तो यह हम सभी के लिए एक भाग्य की बात होगी। मैंने आज आप तीनों को यहाँ इकट्ठा किया है, न केवल इसलिए कि हमें मिले वर्षों हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि चारों ने तब एक दूसरे का समर्थन करने और जब भी जरूरत हो एक दूसरे की मदद करने की शपथ ली थी। अब जब 5 गुणित आदेश को समाप्त कर दिया गया है, हम में से प्रत्येक को पदोन्नति मिलने वाली है, इसलिए हमें चर्चा करनी चाहिए कि कौन से पद हमारे लिए सबसे अच्छे होंगे ताकि हम चारों एक दूसरे का समर्थन कर सकें। 5 गुणित आदेश के मुख्यालय को नष्ट करने में मेरी भूमिका के लिए मुझे एक स्थानीय काउंटी कार्यालय में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी के पास ही तैनात रहूं। बाकी आप लोगों का क्या हाल है? मैंने हाल ही में चीसेनसिंग क्षेत्र में किया है और आंतरिक शक्ति विकसित की है, इसलिए मैं इस साल के प्रांतीय परीक्षा में बैठने की योजना बना रहा हूं और इसके माध्यम से अपना एक रैंक अर्जित करने की योजना बना रहा हूं। पहले आधिकारिक पद लेने से पहले तीसरे भाई, चूंकि आप चीसेनसिंग क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, इस साल के प्रांतीय मार्शल परीक्षा में शीर्ष 10% में स्थान प्राप्त करना आपके लिए कठिन नहीं होना चाहिए। आपको मेरे समान एक 8वें रैंक का पद दिया जाएगा। मैं प्रांतीय परीक्षा के बारे में कुछ सुझाव आपके साथ साझा कर सकता हूँ। हम भोज के बाद और अधिक बात कर सकते हैं। अभी कुछ और महत्वपूर्ण है। जब तीसरे भाई और मैं सियांग टाउन गए थे 5 गुणित आदेश की शाखा को नष्ट करने के लिए, वहाँ हमें 5 गुणित आदेश के एक योद्धा पर कुछ मिला, एक साधना मैनुअल। तीसरे भाई का मानना है कि यह मैनुअल शायद उन प्रसिद्ध में से एक हो सकता है। अमर तकनीकें, लेकिन यह तकनीक जटिल है और समझने में कठिन है, इसलिए मैंने इसे तीसरे भाई के साथ चर्चा की। हम चारों भाई इसे एक साथ अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं। जब हम में से कोई एक सफल होगा तो वह अन्य तीनों की मदद करेगा। इसके अलावा यह अमर तकनीक बहुत कीमती है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जब आप भाई इस अमर तकनीक को देखेंगे तो आप इसे बाहरी लोगों के साथ कभी साझा नहीं करेंगे। मेरा परिवार फुलटन्स के पास भी एक पैतृक आंतरिक शक्ति तकनीक है, लेकिन यह मैनुअल वास्तव में अलग है। यह वास्तव में एक अमर तकनीक हो सकती है। यह अमर तकनीक वारविक सिंक्लेयर से आई है, जो एक 5 गुना आदेश शाखा के योद्धा हैं। सामग्री को देखकर यह केवल एक अंश प्रतीत होता है। चौथे भाई, तुमने 5 गुना आदेश के मुख्यालय को नष्ट करने में भाग लिया। क्या तुमने इसके पीछे के बारे में कुछ सीखा? 5 गुना आदेश के पास एक उपहॉल मास्टर और 2 बुजुर्ग हैं जिनका उपनाम सिंक्लेयर है। वे सभी एक ही कबीले से होने की संभावना है, लेकिन दुर्भाग्यवश वे पहले ही मर चुके हैं, इसलिए पूछने के लिए कोई नहीं बचा। इस अमर तकनीक के साथ जो हुआ है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारी शपथ भाईचारे को एक साथ खड़े रहने के लिए कुछ नए पैक्ट की आवश्यकता है। पहला पैक्ट, हर साल 13 जून को हम चारों एक सुआनशांग हॉल में इकट्ठा होते हैं। हम अपनी साधना की अंतर्दृष्टियों को साझा करते हैं, जिसमें अमर तकनीक शामिल है लेकिन सीमित नहीं है। इसके अलावा यदि हम में से कोई एक करता है तो उसे 13 जून तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, वह तुरंत दूसरों को सूचित कर सकता है। दूसरा पैक्ट, अमर तकनीक को साधने की कोशिश करते समय हम प्रत्येक अपनी अपनी स्थिति का उपयोग करके अमर लोगों के बारे में किसी भी किंवदंती को इकट्ठा करेंगे और उन्हें एक रिकॉर्ड में संकलित करेंगे, जो हम में से प्रत्येक को जो भी मिले साझा करेंगे। तीसरा पैक्ट, यदि हम में से कोई एक अप्रत्याशित रूप से मर जाता है लेकिन रहस्य को बनाए रखता है तो शेष 3 को उसके वंशजों का ध्यान रखना चाहिए, और यदि वंशजों में से कोई उपयुक्त उम्मीदवार उभरता है तो उसे अमर तकनीक को साधने के लिए शपथ भाईचारे में लाया जा सकता है। 5 गुना आदेश की शाखा के अधिकारियों को समाप्त करने के लिए पुरस्कार अंततः मिल गए हैं। यदि प्रीफेक्ट हॉलोवे हम के रोक नहीं रहे होते जब हम दोनों ने पहले अपने परीक्षा पूरी की और अपने पद प्राप्त किए, तो हम पहले ही ये रैंक प्राप्त कर चुके होते। ओह, और पहले तीसरे भाई, तुमने मुझसे रोज की शादी की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मैंने 2 उपयुक्त पुरुषों को पाया। एक का नाम वॉलेस है, वह एक साफ सुथरे पृष्ठभूमि से आता है और चाय सूप का व्यवसाय चलाता है। दूसरे का नाम रे है, वह काउंटी कार्यालय में काम करता है और कामों में मदद करता है। वह एक तेज चतुर आदमी है। धन्यवाद दूसरे भाई आपकी मदद के लिए। रोज, ये दोनों पुरुष आपसे मिलने आए हैं। आपको कौन पसंद है? बस स्पष्ट रूप से कह दो। यह वॉलेस है, वह एक साफ सुथरे पृष्ठभूमि से आता है और एक चाय सूप व्यवसाय चलाता है। दूसरे का नाम रे है, वह काउंटी कार्यालय में काम करता है और वह भी एक चालाक आदमी है। मैं रे को चुनता हूँ। प्रांतीय परीक्षा में शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त करने से आपको एक 7वें रैंक का सैन्य पद मिलता है। हालांकि मेरे पास पहले स्थान का दावा करने की ताकत है, शीर्ष 5 में होना बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। मैं एक कम प्रोफाइल बनाए रखना पसंद करूंगा। शीर्ष 10 पर्याप्त है। 7वां स्थान बुरा नहीं है। वेस्टगेट गार्रिसन कमांडर का 8वां रैंक का पद एक अच्छा पद है। कार्यालय में जाने से पहले मुझे अभी भी अपने वरिष्ठ को सम्मान देना चाहिए। पहले जब वेड ने प्रीफेक्चरल शहर में प्रांतीय परीक्षा देने के लिए अपने पद को छोड़ा तो मैंने सोचा कि वह बस युवा और जिद्दी हो रहा है और निश्चित रूप से असफल होगा, लेकिन इसके बजाय उसने मार्शल परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त किया और उसे एक 8वें रैंक का पद दिया गया। यह वास्तव में मुझे एशफोर्ड काफी ईर्ष्या महसूस कराता है। ओह, वेड से जुड़े किसी व्यक्ति के बारे में एक और बात है। यह व्हिटमोर परिवार एडमंड व्हिटमोर के घर के बारे में है। चिंगफांग प्रीफेक्चर में पिछले कुछ वर्षों में फिर से आपदाएं आई हैं। व्हिटमोर संपत्ति के कुछ किराएदार किसान अब और जीवित नहीं रह सकते, डेस्परेट उपायों के लिए कुछ पहाड़ियों पर चले गए हैं और डाकू बन गए हैं। वेड, व्हिटमोर परिवार के साथ बहुत उलझ मत जाना। व्हिटमोर ने मुझे एक बार बहुत दया दिखाई
थी। एक बार जब मैंने उस ऋण का भुगतान कर दिया तो मेरे पास उनके साथ कोई और संबंध नहीं होगा। मैं समझता हूँ अगर मौका आता है तो मैं एशफोर्ड इस मामले में आपकी मदद करूंगा और इस एहसान का रीपेमेंट करूंगा। दूसरे भाई, मैं प्रीफेक्चरल शहर में अपने पद पर जाने के लिए जा रहा हूँ। 5 साल हो गए हैं और मेरे पास इस अमर तकनीक का कोई परिणाम नहीं है। हमने अभी एक सभा समाप्त की है और अब चौथे भाई ने एक और बुलाया है। हमारी आखिरी सभा के बाद बैरली कोई समय नहीं हुआ है और आप मुझे फिर से बुला रहे हैं। हमें इतनी जल्दी वापस बुलाना, क्या इसका मतलब है कि आपने तकनीक में एक ब्रेक थ्रू किया है? यही सही है। पहले मैंने ची की एक भावना विकसित की है और ची सेंसिंग क्षेत्र में प्रवेश किया है। दूसरा, यह सीधे उस अमर तकनीक से जुड़ा है क्योंकि इसे विकसित करते समय मुझमें अचानक ची की एक भावना उत्पन्न हुई जिसने मुझे ची सेंसिंग क्षेत्र में ले जाया। इसलिए मुझे संदेह है कि वारविक सिंक्लेयर ने इस अमर तकनीक को छिपा दिया, न कि इसे पूरी तरह से अपने लिए मास्टर करने के लिए, बल्कि इसे केवल ची की भावना खोजने और ची सेंसिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उपयोग करने के लिए। चौथे भाई, आपने वास्तव में अद्भुत समाचार लाया है। मैंने 5 साल तक प्रशिक्षण लिया है बिना किसी प्रगति के। मैंने सोचा था कि मैं इस जीवन में फिर कभी आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तकनीक में ऐसा एक रहस्य है। तो तुम दोनों मेरे शपथ भाई इस खेती को नहीं छोड़ सकते, भले ही हम अमर न बने। केवल स्वाभाविक क्षेत्र में पहुंचने से 200 साल की जिंदगी मिलती है। वेड़ का घर। हाँ, लार्क के क्या तुमने डैडी को याद किया? तुम्हारे लिए यह कठिन समय रहा है। बधाई हो मास्टर वेड तुम्हारे बेटे के जन्म पर। यह एक लड़का है। मैं तुम्हारा नाम वेस्ली रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन विद्या के माध्यम से अपनी छाप छोड़ोगे। वेड, मेरे पिता के पास ज्यादा समय नहीं है। कुछ दिन पहले वह अभी भी मांस खा सकते थे और शराब पी सकते थे, एक बार में 3 कटोरे चावल, लेकिन कल दोपहर के आसपास उनकी आवाज अचानक खराश में बदल गई और उनका रंग काला और सुस्त हो गया। डेजी, जाओ फुलटन को ढूंढो और उससे कहो कि वह मेरे लिए गवर्नर के कार्यालय जाए और छुट्टी की मांग करे। मैं सैन यूएन टाउनशिप जा रहा हूँ। हाँ, मास्टर कहाँ है? युवा महिला वापस आ गई है, उसे साथ लाओ। उस योद्धापति ने बैठक कक्ष का दरवाजा रोक दिया और मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे साथ आओ। तुम दरवाजा रोक रहे हो, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अंदर जाऊं? तुम एक साधारण दामाद मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? क्या मास्टर ठीक हैं? पिता आधे घंटे पहले कुछ शब्द कह सकते थे, लेकिन अब वह एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका मन खाली हो गया है। जैसे एलेरी ने कहा, मास्टर, हालांकि वह वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं, यह चिकित्सा से परे है। वेड, तुम क्या कर रहे हो? मैं मास्टर के शरीर को बनाए रखने के लिए अपनी आंतरिक ची का उपयोग कर रहा हूँ। आंतरिक ची? कोई आश्चर्य नहीं पिता। बहुत बहुत धन्यवाद युवा वेड, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मुझे फिर से बोलने का मौका मिला है। पिता, मैं गलत था। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यह मैं तुम्हारा पिता हूँ जिसने तुम्हें ठीक से नहीं पाला। जहाँ तक मेरी मृत्यु के बाद का सवाल है, यहाँ चीजें कैसे व्यवस्थित की जाएंगी? पहले वेड के बारे में, सालों पहले मैंने उसे ग्रे कोर्सर और गोल्डन बैक ब्लेड दिया था, साथ में 3 पुरस्कार धनुष, इसे उधारी कहकर, लेकिन यह वास्तव में एक उपहार था। हॉल्ट के किसी भी वंशज को इसे उसके खिलाफ कुछ मांगने के लिए आधार के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। जहाँ तक मिस्ट्रेस वांस का सवाल है, वह दोबारा शादी कर सकती है और जा सकती है। उसे अपने गृहनगर लौटने के लिए सोने दिया जा सकता है या एलेरी उसकी वृद्धावस्था में उसका समर्थन कर सकता है और यदि वह चाहती है तो उसे हॉल्ट परिवार में रहने दे सकता है। यदि वह हॉल्ट परिवार छोड़ने की योजना बना रही है तो उसे एक अच्छे परिवार में शादी करने का चयन करना चाहिए। एलेरी, जाओ और बाद में उसे 50 चांदी की कहानियां दो। जहां तक हॉल्ट परिवार की संपत्ति का सवाल है, एलेरी सबसे बड़े बेटे के रूप में सभी भूमि और संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। किताबों पर चांदी का अंत। एलेरी 30% लेता है, बाकी को कॉर्विन को जाता है। बेटी, क्या तुम सहमत हो? अच्छा वेड, तुम अब अपनी आंतरिक ची वापस ले सकते हो। मुझे जाने का समय है। हाँ मास्टर। पिता, मैं गलत था। हमारे पास वापस आओ। मुझे डांटो बस एक बार, इसे सुनकर मेरा दिल हल्का होगा। हाँ भाइयों, मैं भी चिसेंसिंग क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ। बधाई हो बड़े भाई, बधाई हो बड़े भाई। एक क्षेत्र को पार करना आसान नहीं है, खुद को जल्दी मत करो। मैं सत्यची क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ। इसे मार्शल पाथ पर सत्यची के रूप में जाना जाता है। हालांकि मेरी समझ से अधिकांश योद्धाओं की सत्यची शुद्ध सफेद होती है, लेकिन मेरी अभी हल्की पीली है। यह थोड़ा अजीब है। क्या यह हो सकता है कि 5 ओरिजिन स्पिरिट बॉडी मैनुअल ने चुपचाप मेरी सत्यची की प्रकृति को बदल दिया है, जैसे कि इसने फुलटन और कोल को प्रभावित किया, उन्हें अपनी ची का अनुभव करने और चिसेंसिंग क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद की। इस पीली ची के उभरने के बारे में ऐसा लगता है कि इसने मेरी बहुत संरचना को मजबूत किया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मेरी बाहरी प्रशिक्षण तकनीक को भी बढ़ा सकता है और मेरी प्रगति को तेज कर सकता है। मुझे कोशिश करने दो। प्रगति 41 से 43 पर गई, तो यह सच में काम करता है। भाइयों, मैंने सत्यची क्षेत्र में प्रवेश किया है और मैंने 5 ओरिजिन स्पिरिट बॉडी के बारे में एक और खोज की है। यह अपनी स्वयं की सत्यची को बदलने में सक्षम लगता है। मैं अपनी इसे पृथ्वी की सत्यची कह रहा हूँ। पृथ्वी की सत्यची। तीसरे भाई, कृपया समझाएं। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद तीसरे भाई। जितना मैं इसे देखता हूँ उतना ही लगता है कि अमरता पहुंच के भीतर है। देर हो रही है, हम फिर मिलेंगे। दूसरे भाई, एक पल रुकें। तीसरे भाई, अगर आप मुझे सांत्वना देने आए हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 10 साल हो गए और हम चारों में मैं एकमात्र ऐसा हूं जिसने चिसेंसिंग क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। यह शर्म की बात है
लेकिन मुझे अपनी किस्मत को स्वीकार करना चाहिए। शायद यह अमर पथ मेरे लिए नहीं है। दूसरे भाई, अगर आप वास्तव में हार मानना चाहते हैं तो मेरी बात सुने और उसके बाद हार माने। यह बहुत देर नहीं होगी। इस पूरे समय आपकी साधना ने कोई परिणाम नहीं दिखाया। क्या यह हो सकता है कि समस्या आप में नहीं है, बल्कि तकनीक स्वयं आपके लिए उपयुक्त नहीं है? अगर आप एक ऐसी तकनीक पा सकते हैं जो वास्तव में उपयुक्त हो, तो आप शायद ची का अनुभव करने में सफल हो सकते हैं। यह व्यक्ति की कमी नहीं है, यह तकनीक की कमी है। यह संभव है कि पृथ्वी का शरीर बस मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। यही कारण है कि मैंने कभी अपनी ची का अनुभव नहीं किया। मुझे रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। तीसरे भाई, जब मैं शिनशियन काउंटी में वापस आऊंगा तो मैं एक और तकनीक की तलाश करूंगा। शायद मैं प्रगति करूंगा। मैं अपनी ओर से जो कर सकता हूँ वह करूंगा और बाकी किस्मत पर छोड़ दूंगा। अब मैं केवल अपने लिए एक आशा की किरण दे सकता हूँ। तीसरे भाई, मैंने कार्य में असफलता नहीं पाई है। मैं ग्रिफिन ने भी ची का अनुभव करने में सफलता प्राप्त की है। दूसरे भाई, क्या तुमने क्यू को महसूस करने में सफलता पाई? बधाई बधाई। इस बार मैंने अपनी क्यू की भावना पाई और इसका श्रेय तीसरे भाई को जाता है। तुम सही थे, यह तकनीक की कमी थी, व्यक्ति की नहीं। इस बार मैंने एक अलग अमर तकनीक, एक और अमर मैनुअल का उपयोग करके सफलता पाई। यह वह तकनीक है जो मैंने पाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमर तकनीकें वास्तव में शरीर के प्रकार के अनुसार भिन्न होती हैं। सौर ज्वाला तकनीक सौर शरीर को विकसित करती है जो एक अग्नि गुण वाली रूप है, जबकि 5 मूल आत्मा शरीर पृथ्वी के गुण वाली रूप को विकसित करती है। हालांकि यह तकनीक काफी दबंग लगती है। और सौर ज्वाला तकनीक में एक गोली का भी उल्लेख है जिसे रक्तरत्न गोली कहा जाता है, जो खेती को तेज कर सकती है। हालांकि नाम ही भयानक लगता है। जब मैंने यह तकनीक पाई तो वास्तव में बॉक्स में 3 गहरे लाल गोलियां बची थीं। वे रक्तरत्न गोलियां होनी चाहिए। रक्तरत्न गोलियों को देखकर मैंने एक लेने में संकोच किया, लेकिन मैंने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया था। इसलिए अमरता के मार्ग की तुलना में एक छोटा जोखिम अब कोई मायने नहीं रखता था। सौभाग्य से इसे लेने के बाद मैंने सफलतापूर्वक क्यू संवेदन क्षेत्र में प्रवेश किया। बाकी 2 के बारे में, वे तुम्हारे लिए भी उपयोगी हो सकते हैं तीसरे भाई। लेकिन मैंने पहले ही 5 मूल आत्मा शरीर का विकास कर लिया है और मेरी सच्ची क्यू पृथ्वी की सच्ची क्यू बन गई है। अगर मैंने एक रक्तरत्न गोली ली तो मुझे डर है कि एक टकराने वाला गुण मेरी अमरता के मार्ग को बर्बाद कर सकता है। दूसरे भाई, बस इन्हें अपने लिए रखो। यह इस बार मैंने पाई अमर तकनीक है, सौर ज्वाला तकनीक। मैं तकनीक को साझा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रक्तरत्न गोलियों के लिए वे मेरे भविष्य के ब्रेक थ्रू से जुड़े हैं, इसलिए मैं उनके साथ लापरवाह नहीं हो सकता। मैं आशा करता हूँ कि तुम तीनों भाई समझोगे और मुझ पर नाराज नहीं होगे। एक गोली किसी के अपने अमरता के मार्ग से संबंधित होती है, हम सभी इसे समझते हैं। सालों पहले हम चारों ने भाईचारे की शपथ ली और अमर तकनीक को एक साथ विकसित करने पर सहमति जताई और हमने 3 संधियां बनाई। लेकिन तब हम केवल इस मार्ग पर शुरुआत कर रहे थे और वे संधियां थोड़ी कठोर थीं। चलो इस मौके का उपयोग करके चौथी संधि स्थापित करते हैं। अब से अगर कोई फिर से रक्तरत्न गोली जैसी कोई खजाना पाता है तो खोजकर्ता उसे पूरी तरह से अपने लिए रख सकता है। साझा करने की कोई बाध्यता नहीं है जब तक कि अन्य 3 पर्याप्त शर्तें नहीं देते। अब मेरी बारी है इस वर्ष की अंतर्दृष्टियां साझा करने की। इन पिछले कई महीनों में मैंने अपनी आंतरिक क्यू को पृथ्वी और सच्ची क्यू में परिष्कृत किया है। इस गति से चौथे भाई शायद मुझसे पहले अंतर्निहित क्षेत्र में पहुंच जाए। कॉल है। अपॉइंटेड आर्मी एडवाइजर एंड ग्रिफिन कैवलरी गार्ड, वी एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट्स। हाँ। नाउ ऑल 4 of us brothers serve right here in Kingfang Prefecture, so we can stay in touch and visit often. हाँ. Recently I've gathered quite a few secret rumors about immortals from various sources, and there really is one place that seems suspicious. It's worth looking into. It concerns tracing the immortals' whereabouts. It's said that at Mount Donchu in the Lower Nan Circuit, there are traces of immortals. The mountain is shrouded in clouds and mist, and ordinary people cannot enter, making it deeply mysterious. Mount Donshu, fourth brother, do you plan to go there? If we go to Mount Donshu, we mustn't act rashly. Even if traces of immortals turn out to be real, for us to seek immortality that way, would an immortal truly take pity on us and grant us their techniques? Third brother, you mean there's danger involved? I know that. It's just that watching a blessed land of immortals sit right in front of us and not investigating it feels like leaving something undone. Besides, I'm already 37 this year, and I haven't even glimpsed an immortal once. To waste my years away like this truly leaves me unsatisfied. Let's do this. Within 5 years, I have a 60% chance of breaking into the innate realm, and within 7 years, an 80% chance. Once I've reached the innate realm, you and I can explore Mount Denshu together, and it'll be far less dangerous. How does that sound? I'll follow your lead, third brother. Let's wait another 5 years. I've broken through to the innate realm. This is spiritual energy. So it turns out immortal techniques can only be cultivated by warriors who have reached the innate realm. No wonder the 4 of us spent over 20 years cultivating this technique without making any real progress. 40 years, only 10% more than what the marrow cleansing scripture required. It seems perfecting this earthen body isn't real. Elvi, an impressive stage on the immortal path. Now that I have innate true chi, I can draw outside spiritual energy into my body. I should now be able to grasp the first basics of the way of talismans and the immortal fortune written within it. The trip to Mount Denshu is unpredictable in terms of danger,
So I should prepare a few life-saving measures. According to this book, there are only 3 talismans: the water talisman, the earth spike talisman, and the calm mind talisman. पानी ताबीज को पानी तत्व आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है, पृथ्वी स्पाइक ताबीज को पृथ्वी तत्व की आवश्यकता होती है, और शांत मन ताबीज को किसी भी तत्व से शक्ति मिल सकती है। यह हमेशा अंतिम चरण में क्यों विफल होता है? आधे महीने में एक भी सफलता नहीं। हर ताबीज उस क्षण में आग में फट जाता है जब यह बनने वाला होता है, बिना किसी कारण के। 32 की प्रगति के साथ मुझे 1 या 2 ताबीज खींचने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यह सामग्री के साथ एक समस्या पर आना चाहिए। ताबीज कागज शायद आध्यात्मिक ऊर्जा के दबाव को सहन नहीं कर सकता, जो इसे जलाने का कारण बन रहा है। भाइयों, मैंने अंतर्निहित क्षेत्र में किया है। चौथे भाई, कुछ महीने पहले आपका सच्चा ची अभी भी बन रहा था। अंतर्निहित क्षेत्र में करने का प्रयास अभी भी जल्दी लग रहा था। यह अचानक इतनी तेजी से कैसे हुआ? मैंने दूसरे भाई से उसके रक्तरत्न की गोली मांगी। उस गोली के साथ मैंने किया, और जब मैंने रक्तरत्न की गोली उधार ली तो मैंने दूसरे भाई से वादा किया कि जब मैं अंतर्निहित क्षेत्र में पहुंचूंगा, यदि कभी मौका आया तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वह भी अंतर्निहित क्षेत्र में पहुंचे। मैं फुलटन यह सब आपको बताना चाहता था, मेरे शपथ भाइयों, ताकि बाद में हमारे बीच संदेह न पैदा हो। यह शायद उस पर लक्षित था जो सबसे पीछे गिर गया है, सबसे कम योगदान दे रहा है, जिसका संदर्भ सबसे बड़े भाई कोल है। हम चारों में ग्रिफिन ने 2 अमर तकनीकों का योगदान दिया है। मैं सबसे उच्च मार्शल क्षेत्र रखता हूं और अक्सर अपनी साधना की अंतर्दृष्टि साझा करता हूं। फुलटन का सबसे अच्छा पृष्ठभूमि और योग्यता है, जो बाकी सभी को संबंध और समर्थन प्रदान करता है। केवल सबसे बड़े भाई कोल के पास अमरता के लिए कोई भाग्य नहीं है, कोई संबंध नहीं है, और न ही मार्शल पद के लिए कोई उपहार है। उसका योगदान हम तीनों के लिए न्यूनतम रहा है। वह एक गरीब आदमी की सच्ची छवि है जो अमरता का पीछा कर रहा है। क्या हमें वास्तव में उसे छोड़ देना चाहिए? नहीं। जब हम सभी अभी भी मार्शल विद्वान थे, फुलटन पहले ही 8वें रैंक के अधिकारी बन चुके थे, लेकिन फुलटन ने कभी हमें नहीं छोड़ा। इसके बजाय उन्होंने जानकारी साझा की और चुपचाप हमारी मदद की। कोल का बिना देने के लेना सच है, लेकिन यह कभी उसकी मंशा नहीं थी। अगर मैं आज कोल को छोड़ देता हूँ तो कौन कह सकता है कि मैं कल इस भाईचारे में किसी और को नहीं छोड़ दूंगा? क्योंकि चौथे भाई ने अंतर्निहित क्षेत्र में पहुंचने के बाद दूसरे भाई की मदद करने का निर्णय लिया है, इसलिए मेरे लिए भी कुछ न करना सही नहीं होगा। सच कहूँ, मैंने भी अंतर्निहित क्षेत्र में पहुंचा है, इसलिए जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं सबसे बड़े भाई की मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद तीसरे भाई, मैं रहूंगा आभारी इसके लिए आने वाले दिनों में, और मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप इसके लिए कभी भी सबसे खराब स्थिति में न आए। एक और मामला है, मैंने हाल ही में सुना है कि गुआंगयुआन प्रीफेक्चर में डाकू फियर्स हो गए हैं, साम्राज्य की सेना को कई बार हराया है, और यहाँ तक कि यह संभावना है कि वे किंगफेंग प्रीफेक्चर में घुस सकते हैं। सुरक्षित रहने के लिए हमारे परिवारों को जल्द से जल्द कहीं और स्थानांतरित होना चाहिए। यदि यह विद्रोह केवल प्रसिद्धि और धन के बारे में होता तो यह पूरे प्रीफेक्चर को जब्त करने तक नहीं बढ़ता। आपने भी इसे अनुमानित किया है। तीसरे भाई, साम्राज्य के दरबार में अंतर्निहित क्षेत्र के योद्धा हैं जो आसानी से विद्रोहियों में घुस सकते हैं और उनके नेताओं को अकेले ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बार दरबार कार्रवाई करने में असमर्थ लगता है। मुझे संदेह है कि इस विद्रोह का समर्थन अंतर्निहित क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा किया गया है, या शायद यहाँ तक कि पौराणिक अमर भी हैं। हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। इस मामले में 7 दिन बाद सुबह 3 बजे के थोड़े बाद चौथे भाई रिश्तेदारों से मिलने के बहाने शियोई प्रीफेक्चर में हमारे परिवारों को अपने साथ लेकर पश्चिमी दरवाजे से बाहर जा सकते हैं, जिसे मैं देखता हूँ, और शियोई प्रीफेक्चर की ओर बढ़ सकते हैं। लेडी व्हिटमोर, चाय परोसी गई है। मैं आपके लिए वेड को लाने जाऊंगा। लेडी व्हिटमोर, आप मेरे घर आई हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों आई हैं? यह फिर से नाथानियल के मामले के बारे में है। नाथानियल 2 महीने पहले घर छोड़कर किंग ओसगुड 12 विद्रोही राजाओं में से एक के पास गया। उसके अधीन एक सलाहकार के रूप में सेवा कर रहा है। अधिकारियों को इसके बारे में पता चला और तुरंत हमें सभी 13 व्हिटमोर को जेल में डाल दिया। अगर वेड के एक पुराने परिचित की मदद नहीं होती तो मैं कभी भी भागने में सफल नहीं होता। अब मैं वेड के सामने आया हूँ, उसे बाहर दिखा। मैंने तुमसे भीख मांगने के लिए आया हूँ वेड। मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम मेरे पूरे परिवार को बचाओ, मैं केवल यह पूछता हूँ कि तुम एक हाथ बढ़ाओ और मेरे एक पोते को बचाओ। वह मेरे दूसरे बेटे के परिवार से है और उस दुष्ट नाथानियल से कोई संबंध नहीं है। केवल एक पोता। तुम जेल से भागने को एक पुराने दोस्त की मदद के रूप में समझा सकते हो, लेकिन अगर यह मुझे फंसाने के लिए एक जाल है, केवल एक पोता, मेरे संबंधों के साथ मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन यह मुझे चिंगशिन काउंटी के अधिकारियों के हाथों में एक कमजोरी के साथ छोड़ देगा, और वह कमजोरी सबसे खराब स्थिति में राजद्रोह में सहयोग के रूप में देखी जा सकती है। अगर आप मुझसे 20 साल पहले आई होती लेडी व्हिटमोर, मैं वेड हालांकि जोखिमों के प्रति सतर्क, फिर भी व्हिटमोर परिवार की मदद करता। लेकिन हाल के वर्षों में एम्ब्रोस व्हिटमोर ने एक तिरस्कारपूर्ण कविता एक तवर्न में लिखी और पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया। मैंने पहले ही व्हिटमोर परिवार की रक्षा के लिए कई बार मदद की थी, यहाँ तक कि सद्भावना भी अंततः समाप्त हो जाती है। मैं अपनी विदाई लूंगा। वह काला आदमी चिंगशिन काउंटी कार्यालय द्वारा भेजा गया होगा। चिंगशिन काउंटी शायद इस बात से चिंतित है कि जब आपकी मदद की अपील विफल हो जाएगी तो आप नाराज होंगे और बेतुके आरोप लगाने लगेंगे। अरे, व्हिटमोर परिवार के 13 सदस्यों को विद्रोहियों को वित्त पोषण करने के लिए आज दोपहर फांसी दी जाएगी। व्हिटमोर परिवार का नामो निशान मिट गया है। 100 साल पहले व्हिटमोर यात्रा करने वाले व्यापारियों से उठे, अपने भाग्य को कदम दर कदम बनाते हुए, जब तक कि उन्होंने वह धन नहीं हासिल कर लिया जो उनके पास कभी था। लेकिन यह सब
एम्ब्रोस व्हिटमोर के कारण हुआ। एक लापरवाह अवज्ञाकारी वंशज, पीढ़ियों की मेहनत एक ही दिन में नष्ट हो गई, परिवार को लगभग विलुप्त छोड़ दिया। इसे न करने की एक सीख के रूप में खड़ा रहने दें। वेड वेस्ली है, क्या तुम अपने पिता की शिक्षा को अच्छी तरह याद रखते हो? हमेशा परिवार की नींद की रक्षा करो। एम्ब्रोस व्हिटमोर की घातक कमी विद्रोही राजा के सलाहकार के रूप में सेवा करना नहीं था, बल्कि यह था कि वह सावधानी से कार्य करने में विफल रहा। हमेशा अपने पिता की शिक्षा को पकड़ो, पूरी सावधानी से कार्य करो और पीछे कोई परेशानी न छोड़ो। आखिरकार एम्ब्रोस व्हिटमोर एक विद्वान थे। निश्चित रूप से उन्होंने लापरवाही के खतरों को समझा होगा, फिर भी उन्होंने ऐसी आपदा ला दी, वास्तव में क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं उनकी क्षमताओं से आगे बढ़ गईं और उन्होंने कभी जमीन पर अपने पैर नहीं रखे। वेस्ली का उत्तर पत्र मुझे चिंतित करता है। मुझे डर है कि वह एक दूसरा एम्ब्रोस व्हिटमोर बन सकता है। मैं उसे चेतावनी का एक और पत्र लिखूंगा। गारिसन कमांडर, गवर्नर के आदेश विद्रोही किंगफेन प्रीफेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। तुरंत कैंप में लौटें और आदेशों की प्रतीक्षा करें। वेड को आदेश दें कि वह लॉग राम और रोलिंग स्टोन्स तैयार करे और श्रमिकों को हर कीमत पर वेस्टगेट को पकड़ने के लिए जुटाएं। एक भी विद्रोही को शहर में प्रवेश न करने दें। आखिरी तक लड़े। मुझे याद है एम्ब्रोस व्हिटमोर वही था जिसने किंग ओसगुड से जुड़ गया था। इस बार किंग ओसगुड किंग बाशान के साथ मिलकर प्रीफेक्चरल सिटी के वेस्टगेट पर हमला कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या एम्ब्रोस व्हिटमोर का इसमें हाथ हो सकता है। कुछ ही चार्ज के साथ वे गेट टॉवर की स्थिति पर लगभग कब्जा कर लेते हैं। उनके मुख्य हमलावर को गिरा दो, बस इतना कि हमले को रोक सकें। घायल होने का नाटक करो। मैं ज्यादा ध्यान नहीं खींच सकता, नहीं तो मैं लक्ष्य बन सकता हूँ। आखिरकार अब तक इस लड़ाई में यह सब अभी भी छोटे पैमाने पर रहा है। गवर्नर स्टर्लिंग ने सभी सैन्य अधिकारियों को प्रीफेक्चरल कार्यालय में इकट्ठा होने के लिए तत्काल आदेश जारी किए हैं। गवर्नर स्टर्लिंग ने अचानक सभी को एकत्रित किया है। यह नहीं पता कि यह किस मामले से संबंधित है। यह कोर्ट द्वारा आमंत्रित बुजुर्ग ओसरिक है जो इस संघर्ष को हल करने में मदद करेगा। मेरे यहाँ होने के साथ गुआंगयुआन विद्रोहियों का 3 दिनों के भीतर निपटारा कर दिया जाएगा। बस इतना है कि गुआंगयुआन विद्रोहियों में उनके पक्ष में भी एक अमर है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पक्ष में है। केवल मेरे साथ साथ में दरबार के 2 स्वाभाविक क्षेत्र योद्धाओं के यह उसे संभालने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जहां तक सामान्य विद्रोहियों और डाकुओं का सवाल है, वे वास्तव में हमें अमर नहीं हानि पहुंचा सकते, लेकिन उनकी दखलंदाजी अभी भी एक परेशानी है। इसलिए मुझे आप सभी को मेरे साथ शहर के बाहर आने की आवश्यकता है ताकि मेरे मार्ग की रक्षा कर सकें। यह बुजुर्ग ओसरिक, यदि उसके पास वास्तव में कोई भी नश्वर से डरने की शक्ति होती तो उसे हमें अधिकारियों को शहर छोड़ने और उसकी रक्षा करने की आवश्यकता क्यों होती? यदि हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक वह दूसरे अमर से लड़ रहा है और दोनों टकराव से थक जाते हैं, तो फुल्टन और मैं मिलकर एक अमर को पकड़ सकते हैं और उससे अमर दुनिया के बारे में जानकारी पूछ सकते हैं। क्या यह नहीं होगा? जो बुजुर्ग ओसरिक ने अभी कहा वह एक सैन्य आदेश के रूप में खड़ा है जिसे सभी को मानना चाहिए। जो कोई भी युद्ध भूमि से भागता है या पीछे हटता है, उसके परिवार की 3 पीढ़ियों को कानून द्वारा मृत्युदंड दिया जाएगा। जटिलताओं से बचने के लिए चलो अब चलते हैं हम सभी एक साथ और इस विद्रोह को दक्षिणी सर्किट में समाप्त करते हैं। खुद को उसकी जगह पर विचार करें। आप अब आ सकते हैं। आपकी गति हमारी पूरी दौड़ने की गति से भी धीमी है। यदि मैं यह अमर अकेला यात्रा करता तो मैं एक पल में पहुंच सकता था, लेकिन इस बार अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने से चीजें धीमी हो जाती हैं, जिससे आप नश्वर लोगों के लिए यह स्थान रक्षा करना आसान और हमला करना कठिन हो जाता है। मैं दुश्मन के अमर को यहाँ एक निर्णायक लड़ाई के लिए लाऊंगा। आप मुझे इस घाटी के मुंह को रोकने में मदद करेंगे जिससे उनकी सेना इस स्थान से गुजर न सके। यह वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां एक आदमी 10,000 के खिलाफ पास को रोक सकता है, एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट। लेकिन समस्या यह है कि यदि बुजुर्ग ओसरिक अपनी लड़ाई हार जाता है तो वह बस भाग सकता है, जबकि हम अधिकारी यहाँ फंसे रहेंगे, घिरे हुए और विद्रोही बलों द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। बुजुर्ग ओसरिक, तुम बूढ़े दुष्ट। हाँ, छोटे जिनलिंग टाउन। हाँ, क्या तुम सोचते हो कि यह मुझे गिराने के लिए पर्याप्त है? भाइयों, जल्दी से अपनी कवच में बदल जाओ, हम दुश्मन की पंक्तियों में घुसेंगे। अभी बुजुर्ग ओसरिक और 2 स्वाभाविक क्षेत्र योद्धा सभी दुश्मन से लड़ते हुए बंधे हुए हैं, जो हमारे लिए भागने का सही मौका है। अन्यथा जब दुश्मन के अन्य स्वाभाविक क्षेत्र योद्धा आएंगे तो हम कोशिश करने पर भी नहीं निकल पाएंगे। एक पल रुकें, मैं किंग ब्रावेन के बगल में खड़े आदमी को पहचानता हूँ। वह डेसमंड सिंक्लेयर का रिश्तेदार है जो 5 फोल्ड ऑर्डर का उपाध्यक्ष है, रोआन सिंक्लेयर। हम उन 2 अमरों को छू नहीं सकते, लेकिन आपकी ताकत और मेरी मिलाकर रोआन सिंक्लेयर को पकड़ना आसान होना चाहिए। फिर हम उससे अमर दुनिया के बारे में जो भी रहस्य वह जानता है पूछ सकते हैं। यह बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम चौथे भाई की बात मानेंगे। हमें रोआन सिंक्लेयर के बारे में जो कुछ भी पता है सब बताओ। रोआन सिंक्लेयर का विश्राम तंबू दक्षिण पूर्वी कैंप की ओर है। मेरे मालिक युवा स्वामी आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। कॉर्विन मुझसे मिलना चाहता है। युवा स्वामी कहते हैं कि उसने आपको सौंपा गया कार्य पूरा कर लिया है और उसने सफलतापूर्वक ची का अनुभव किया है। अच्छा, बुजुर्ग ओसरिक और वह धोखेबाज अमर युद्ध में हैं। परिणाम की भविष्यवाणी करना असंभव है। हम तीनों पहले ही युद्ध भूमि छोड़ चुके हैं और चाहे जो भी उस लड़ाई में जीते, हम में से किसी को भी फिर से सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। तीसरे भाई, आप क्या सुझाव देते हैं कि हम क्या करें? चलो 2 समूहों में बंट जाते हैं। सबसे बड़े भाई और चौथे भाई रॉन सिंक्लेयर को शाओरी प्रीफेक्चर ले जाएंगे। चौथा भाई उसकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा, जबकि सबसे बड़ा भाई पूरी गति से शाओरी प्रीफेक्चर की ओर आगे बढ़ेगा ताकि हमारे 3 परिवारों को बाहर लाया जा सके और उन्हें अस्थायी रूप से कहीं छिपा दिया जा सके। जब यह हो जाए तो तुम दोनों को शाओरी प्रीफेक्चर में कूल शेड पोस्ट स्टेशन पर हमारे संदेश का इंतजार करना चाहिए और मैं प्रीफेक्चरल सिटी वापस जाऊंगा ताकि
ताकि दूसरे भाई को ले सकूं और फिर तुमसे बाद में मिलूंगा। मैंने शहर में एक अबैंडन प्राइवेट हाउस खरीदी है जिसके नीचे एक गहरा सेलर खुदा हुआ है जो छिपे रहने के लिए बिल्कुल सही है। इस योजना का यह हिस्सा खतरनाक नहीं है। अगर मैं 10 दिनों के बाद कूल शेड पोस्ट स्टेशन पर तीसरे भाई को नहीं देखता तो मैं खुद शहर में जाऊंगा तुम्हें खोजने के लिए। अगर कुछ गलत होता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तीसरे भाई के परिवार का बहुत ध्यान रखा जाए। यही स्थिति है। किंग मॉर्नहॉल किंग ड्रावेन की सेना इस बार साम्राज्य की सेनाओं के साथ टकरा रही है। प्रिफेक्चरल सिटी बेखौफ खड़ी है। यह शहर पर एक ही हमले में धावा बोलने और एक बड़ी जीत हासिल करने का सही मौका है। मैं अपनी पुरानी रंजिश भी निपटा सकता हूँ और इस मौके का इस्तेमाल उस गार्जियन कमांडर वेड को मारने के लिए कर सकता हूँ। मुझे मार डालो। यह तुम क्यों हो? दूसरे भाई, लड़ाई का परिणाम अभी भी स्पष्ट नहीं है। चलो छिपे रहें और उनके हमले का चुपचाप इंतजार करें। ऐसा लगता है कि साम्राज्य की सेनाओं ने इस दौर में हार मान ली है। रॉन सिंक्लेयर से पूछताछ करने के बाद हमें अंतः अमर दुनिया के बारे में कुछ रहस्य पता चलते हैं। 4 प्रमुख निष्कर्ष हैं। पहले, रोवन सिंक्लेयर के पास पांचुत्पत्ति आत्मा शरीर का एक पूरा मैनुअल था। दूसरे, रोवन सिंक्लेयर वास्तव में माउंट डाचू गया था, इसलिए उसे इसके बारे में कुछ पता है। तीसरे, ग्वांगयुआन विद्रोह के पीछे का सच जो रोवन सिंक्लेयर ने प्रकट किया वास्तव में रेड पाइन कबीले और 7वें महीने के झाओ कबीले के बीच एक संघर्ष है जो मृत्युलोक में क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं। यही इस पूरे संघर्ष की शुरुआत थी। दोनों कबीले जियांग साम्राज्य के साथ महान साधक परिवारों से संबंधित हैं और 7वें महीने का झाओ कबीला हमारे अपने जियांग साम्राज्य का शासक शाही परिवार है। जहां तक सिंक्लेयर का सवाल है, उनके पूर्वज कभी रेड पाइन कबीले के रिटेनर के रूप में सेवा करते थे। 5-फोल्ड ऑर्डर की स्थापना वास्तव में रेड पाइन कबीले को सांसारिक शक्ति प्रदान करने का एक तरीका था। चौथा, 5-फोल्ड ऑर्डर ने एक को छिपा दिया। स्टॉकपाइल ऑफ स्पिरिट स्टोन्स लेफ्ट बिहाइंड एट टोंगो माउंटेन। थर्ड ब्रदर, टेक अ लुक एट दिस। This is the cultivation information we obtain through interrogation. An innate realm warrior is roughly equal to a cultivator at the second layer of chi refinement. Once he forms a spirit body, he becomes a chi refinement cultivator at the fourth layer, able to command spiritual power. As for spiritual roots, everyone has one just with different attributes and 99% of people only has lower grade spiritual roots. According to what's written here, a golden core grants 1,000 years of life. If I ever became a golden core true lord with 1,000 years to live, just imagine what power my late bloomer's mark would unleash by then. As for the 5-fold order, the spirit stones stored at Tonghu Mountain are limited in number, only around 100 pieces. Barely enough for one person to form a spirit body. Without you two, we never would have. लाए गए रोने सिंक्लेयर या उस युद्ध भूमि से जीवित बाहर निकले। हम इसका सारा श्रेय तीसरे भाई और चौथे भाई को देते हैं। दूसरे भाई और मैं इन आत्मा पत्थरों का हिस्सा नहीं लेंगे। यहाँ भी ऐसा ही है। लेकिन अगर यह संभव है तो मैं चाहता हूँ कि तीसरे भाई और चौथे भाई कुछ जड़ परीक्षण ताबीज खरीदे ताकि हमारे परिवार की आध्यात्मिक क्षमता का परीक्षण किया जा सके। मुझे अब तक पता है कि मेरी अपनी आध्यात्मिक जड़ शायद सबसे निम्न श्रेणी की है। खुद अमर बनने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं उस अमरता की आशा को अगली पीढ़ी पर रखना चाहता हूँ। इसके अलावा माउंट देंशु में प्रवेश करने की न्यूनतम आवश्यकता अंतर्निहित क्षेत्र तक पहुँचने की है। तीसरे भाई, तो चलो हम वहाँ एक साथ यात्रा करें। हाँ, फिर मैं आपको दोनों को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरे भाई और मैं अभी इसके लिए बहुत कमजोर हैं, इसलिए हम पहले शाओई प्रीफेक्चर की ओर जाएंगे ताकि अपने परिवारों की मदद कर सकें। हम फिर मिलेंगे। उस दिन घाटी में महान युद्ध में वृद्ध ओसरिक के हाथ प्रतिकूल अमर द्वारा काट दिए गए और वह पराजय में युद्ध भूमि से भाग गए। घाटी में बचे लगभग 30 अधिकारी राजा ड्राबेन की सेना द्वारा घेर लिए गए और समाप्त कर दिए गए। उनमें से हर एक मर गया। विद्रोही दिन ब दिन और भी साहसी होते जा रहे हैं। अगर हम दोनों ने समय पर अपना निर्णय नहीं लिया होता और खुद अंतर्निहित क्षेत्र के योद्धा नहीं होते तो हम शायद अब तक उस घाटी में बस एक और शव होते। और क्या आप दोनों साथी साधक यहाँ नए हैं? मुझे इतनी देर तक घूरते हुए देख रहे हैं। क्या आपको मुझसे पसंद आ गया है? ठीक है, मैं चिढ़ाना बंद कर दूंगा क्योंकि यह आपका यहाँ पहला बार है। आपको पहले होल्डिंग ऑफिस में पंजीकरण कराना होगा। एक बार जब आप बस गए और आपके पास समय हो तो बेझिझक मुझसे मिलने आना। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मेरे पीछे आओ। ओह, और आप मुझे आयरिस या साथी साधक आयरिस कह सकते हैं। स्टुवर्ट फेनविक उन्हें लाया गया है। माउंट डैनशू में प्रवेश करने वाले बागी साधकों के पास 2 विकल्प हैं। एक है ग्रैंड मिस्टिक सेक्ट से एक गुफा निवास किराए पर लेना, जिसमें सबसे सस्ता भी हर 3 साल में एक आत्मा पत्थर की लागत होती है। दूसरा विकल्प है पहाड़ के बाहरी इलाके में झुग्गी झोपड़ी में बसना। झुग्गी झोपड़ की कोई किराया नहीं लेती, लेकिन हर साल आपको 1 म्यू सेट की भूमि की खेती करनी होती है। हम झुग्गी झोपड़ी लेंगे क्योंकि साथी साधक आयरिस ने आपको लाया है। मैं आपको दोनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यहाँ आत्मा खेतों के लिए सबसे कम टोकन है जो 10 मो आत्मा कृषि भूमि के लिए अच्छा है। आप दोनों इसे अपने बीच बांट सकते हैं। ग्रैंड मिस्टिक सेक्स केव ड्वेलिंग्स, यहाँ तक कि सबसे निम्न श्रेणी वाले भी शैंटी क्वार्टर की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा रखते हैं। अगर आप दोनों कभी अमीर बन जाते हैं तो बस याद रखें कि मुझे कभी आमंत्रित करें। इसके अलावा अगर आप माउंट डोशू पर नश्वर परिवार के सदस्यों को लाना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से संभव है, लेकिन आपको हर साल एक निश्चित मात्रा में आत्मा पत्थरों का भुगतान करना होगा।
क्योंकि पहाड़ की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी समृद्ध है कि यहाँ रहने वाले नश्वर अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। एक और विकल्प है एक अमर ताबीज जिसे फ्रॉस्ट सील ताबीज कहा जाता है। यह एक नश्वर को बर्फ में 1 सदी तक सील कर सकता है और उस समय के दौरान नश्वर नहीं मरता। एक बार अनसील होने पर उनकी आत्मा पूरी तरह से सुरक्षित रहती है, लेकिन यह सस्ता नहीं है। प्रत्येक की कीमत 100 से अधिक आत्मा पत्थरों की होती है। फ्रॉस्ट सील ताबीज मैं सुनिश्चित करूंगा कि समडे डेजी और परिवार के लिए एक प्राप्त करूं। धन्यवाद साथी साधक आयरिस। मैं अपनी विदाई लेता हूं। 5 मूल आत्मा शरीर के माध्यम से पृथ्वी के शरीर का विकास करने में एक दिन में 8 सत्र लगते हैं। इसे पूरा करने में 40 वर्ष लगते हैं। मैंने वास्तव में नश्वर दुनिया में बहुत समय बिताया। जो मेरी किस्मत दिखाती है उसके आधार पर पृथ्वी के शरीर को पूरी तरह से बनाना मुझे 40 वर्ष लगेगा। तब तक मैं लगभग 80 का हो जाऊंगा। मेरी गति केवल एक साधारण साधक से थोड़ी बेहतर है जिसकी आध्यात्मिक जड़ निम्न श्रेणी की है। नींव स्थापित करने के लिए आदर्श समय सीमा 2 60 वर्षीय चक्रों के भीतर है, यानी 120 वर्ष की आयु से पहले। हालांकि मेरे पास लेट ब्लूमर्स का निशान है और मैं 120 के बाद भी नींव स्थापित कर सकता हूं। यह कहना मुश्किल है कि क्या मैं अपने शेष वर्षों में स्थिरता से नींव स्थापित कर पाऊंगा। फिर भी ताबीज के मार्ग के लिए मेरी प्रतिभा मजबूत लगती है और ऐसे कौशल के साथ मैं इसके माध्यम से आत्मा पत्थर कमा सकता हूं और उनका उपयोग दवाइयां खरीदने के लिए कर सकता हूं, जो मेरी आध्यात्मिक जड़ की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। तीसरे भाई, मैंने पहले ही जड़ परीक्षण ताबीज खरीद लिए हैं। अच्छा, चलो अब पहाड़ से नीचे चलते हैं। यह एक मूनबाइंड पिल है, एक अमर पुनर्निर्माण जिसे लेने पर एक योद्धा की सच्ची ची के परिवर्तन की गति बढ़ जाती है। यह एक गोली भी है जो योद्धाओं को अंतर्निहित क्षेत्र में करने में मदद करती है। धन्यवाद तीसरे भाई। दूसरे भाई, यह आपके लिए है और इसके अलावा यहाँ जड़ परीक्षण ताबीज हैं जो तीसरे भाई और मैंने खरीदे हैं। बड़े भाई, दूसरे भाई अपने अपने परिवारों के लिए कुछ लें। मेरे पास परिवार नहीं है, इसलिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। सभी निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ें। हे तीसरे भाई, चौथे भाई, मेरी बेटी कोलिन की आध्यात्मिक जड़ मध्य श्रेणी की आई है। क्या एक मध्य श्रेणी की जड़? बधाई हो बड़े भाई। एक मध्य श्रेणी की जड़ उसे शिष्य के रूप में लेने के लिए योग्य बनाती है। इन एन इमोर्टल सेट शी वोंट हैव टू रिमेन अ रोग कल्टिवेटर। माई ओन स्पिरिचुअल रूट इज फार टू वीक एंड आई लाइकली अचीव लिटिल ऑन द पाथ ऑफ कल्टिवेशन। द ओनली थिंग ऑन माई माइंड नाउ इज सीइंग कोरलाइन जॉइन अ ग्रेट सेक्ट एंड मेक समथिंग ऑफ हरसेल्फ। I'd like Coraline to join our sworn brotherhood too, or rather, this cultivation alliance we formed, so we can all support one another. Coraline has a median grade root, so she won't be a burden to any of you three. Eldest brother, we know what kind of person Coraline is, but bringing her into the pack right now doesn't seem quite right. Besides, you are already part of the pack yourself, so whether Coraline joins or not doesn't change much. If you truly want Coraline to join, the three of us will still need time to observe her character before we can decide. Fair enough, I overlooked that. It wasn't fully thought through. Besides that, brothers, since we are on the topic of our alliance, I think it's worth discussing whether we should keep it going as it is. When we first formed this alliance, it was because the path to immortality is so hard to find that one man's strength alone is never as good as the strength of many. But now that we've entered this immortal marketplace and truly stepped into the cultivation world, the same principle still holds. Sticking together for warmth still beats fighting alone. I propose we keep the alliance and simply revise our old pacts to fit our new situation. First pact, change the gathering from yearly to once every 10 years. All four of us will meet at an agreed location, sharing our cultivation insights, including but not limited to immortal techniques. Second pact, if any one of us shows promise of breaking through to foundation establishment, the other three must support him with everything they can. Once his breakthrough succeeds, he must in turn help the other three. Third pact, if any one of us dies unexpectedly, the rest must look after his descendants. And furthermore, if a suitable candidate emerges among those descendants, he may be brought into the sworn brotherhood as well. We'll meet again, let's go. Steward Fennec, we've come to return our tokens for leaving the mountain. You two went home to visit family, and only stayed in the mortal world for 21 days. Truly the mark of cultivators firmly committed to the path. Thank you for the kind words, Steward. Oh, and remember, cultivators who come to Mount Dashu are limited in how often they can leave and are forbidden from causing trouble in the mortal world. तो अगर प्रवर्तन दस्ते ने 1 महीने के भीतर तुम्हारे लिए खोज नहीं की, तो यह साबित होता है कि तुमने वहाँ कोई परेशानी नहीं पैदा की। उस समय तुम्हारे ऊपर किसी निगरानी से परेशान मत होना। यहाँ वह रूज और पाउडर है जो मैंने तुम्हारे लिए वापस लाया। धन्यवाद साथी संवर्धक वे। 2 और महीनों में पेंगू जिले में छोटा बाजार लगेगा। बागी संवर्धक अपने आध्यात्मिक सामान बेचने के लिए स्टॉल लगाएंगे। तुम्हें तैयारी शुरू करनी चाहिए। साथी संवर्धक वे, मैं अपने ताबीज शिल्प को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस छोटे बाजार में ताबीज कागज, आत्मा स्याही और ताबीज ब्रश बेचने वाले संवर्धक हैं। अगर हैं, तो मैं सराहूंगा अगर तुम मुझे उनसे जोड़ने में मदद कर सको। साथी संवर्धक आयरिस, यह निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब यह व्यवस्था हो जाए, अगर तुम अपने शिल्प में महारत हासिल कर लेते हो, तो तुम्हें मुझे अपने ताबीज 10% छूट पर बेचना होगा। और इसके बदले अगर ताबीज कागज, आत्मा स्याही, ब्रश और अन्य सामग्री जो तुम मेरे लिए लाते हो, बाजार की दुकानों की तुलना में बहुत बेहतर कीमत पर मिलती हैं। बेशक यह ठीक है। तो यह तय हुआ। तुम्हारी ताबीज प्रशिक्षण के लिए तुम्हें जो भी सामग्री चाहिए, भले ही मुझे खुद लागत उठानी पड़े, मैं तुम्हें 40% छूट पर दूंगा। इसके अलावा मेरी दोहरी पृथ्वी और लकड़ी की आध्यात्मिक जड़ पहले
की चमकती गोले से थोड़ी बड़ी हो गई है। ऐसा लगता है कि मेरी पहले की अनुमान सही थी। देर से खिलने वाले के निशान अभी भी धीरे धीरे मेरी क्षमता को फिर से आकार दे रहे हैं। कीमत क्या है? 5। जैसा कि अपेक्षित था, छूट के साथ भी यहाँ की सबसे कम कीमत अभी भी उस कीमत से अधिक है जो मुझे लोम्बी आत्मा ने दी थी। कुछ पैसे, ऐसा लगता है, केवल कुछ लोगों द्वारा ही कमाए जा सकते हैं। मुझे वुल्फशेड पर्वत में सुरक्षित प्रवेश और निकास का एक तरीका चाहिए, साथ ही राक्षसों का शिकार करने के लिए संकेत भी। ऐसा लगता है कि पेंगु जिले में भी चौथे भाई को चुप बैठना पसंद नहीं है। वह अपने पूरे जीवन को माउंट डॉनचू पर एक औसत बागी संवर्धक के रूप में बिताना नहीं चाहता। सामान्यतः नीम स्थापना के लिए 3 रास्ते होते हैं। पहले, एक मूल्यवान कौशल होना जिससे आत्मा पत्थर जमा किए जा सकें और नीम स्थापना में अंतर्दृष्टि खरीदी जा सके, जिस तरह से मैं ताबीज मास्टर बना। दूसरा, अच्छे भाग्य का होना, दुर्लभ औषधियां, कलाकृतियां, तकनीकें या अन्य खजाने प्राप्त करना ताकि ग्रैंड मिस्टिक सेट के साथ नीम स्थापना के अवसर के लिए आदान प्रदान किया जा सके। तीसरा, एक किराए पर लेने वाला तलवार बनना, बाजार से काम लेना और एक युद्ध संवर्धक के रूप में जंगली में अपनी जान को जोखिम में डालना। फुल्टन के पास कोई विशेष कौशल नहीं है और न ही कोई भाग्य का हाथ है। यदि वह फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचना चाहता है तो किराए पर तलवार बनना उसका एकमात्र विकल्प है। क्या आप ललचाए हुए हैं? साथी कल्टिवेटर वेट, उसके जैसी महिला किसी निम्नस्तरीय कल्टिवेटर के लिए नहीं है जैसे मैं सोच रहा हूँ। जो कुछ भी उसे इस स्थिति में लाया, कहानी में और भी कुछ हो सकता है। सावधानी से चलना सबसे अच्छा है। साथी कल्टिवेटर वेट, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आयरिस के पास अमरता की खोज में इतनी दृढ़ता होगी। यह साथी कल्टिवेटर वेट है। उसकी पृष्ठभूमि साफ है और उसके चरित्र, व्यक्तित्व और संभावनाओं की मैंने पहले ही व्यक्तिगत रूप से जांच की है। वह हमारे आंतरिक रजिस्ट्री में शामिल होने के लिए योग्य है। आंतरिक रजिस्ट्री में शामिल होने के लिए उसकी योग्यता क्या है? साथी कल्टिवेटर वेट पहले से ही बुनियादी ताबीज खींच सकता है और उसकी सफलता दर लगभग 40% है। तो वह एक ताबीज मास्टर है। मैं ओल्ड ड्रेक हूँ। मैं साथी ताबीज मास्टरों के लिए ताबीज कागज बेचने में विशेषज्ञता रखता हूँ। अब से आप मुझसे जो भी खरीदेंगे, आपको पूरे बोर्ड में 30% छूट मिलेगी। धन्यवाद साथी कल्टिवेटर ड्रेक। क्या किसी और के पास कोई सवाल है? आपका आध्यात्मिक मूल क्या है? साथी कल्टिवेटर वेट, मैं भी एक ताबीज मास्टर हूँ। जब हम आगे ताबीज बेच रहे होंगे तो चलो हमारे बीच कुछ आधारभूत नियम तय करें ताकि हम प्रतिद्वंद्वी न बने। चलो इस पर चर्चा करते हैं जब यह बैठक समाप्त हो जाए। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे माफ करें साथी कल्टिवेटर, लेकिन मेरा आध्यात्मिक मूल एक निजी मामला है। मेरी माफी, यह मेरे लिए विचारहीन था। यह चौथी ताबीज है जो मैंने बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। साथी कल्टिवेटर आयरिस, इसे कागज और स्याही के लिए व्यापार करने में मैं आपके बारे में गलत नहीं था। मैं अपनी विदाई लूंगा। साथी कल्टिवेटर वे, पृथ्वी स्पाइक ताबीजों की बाजार कीमत लगभग एक आत्मा पत्थर के लिए 5 ताबीज है। एक स्याही का बैच केवल 20 ताबीजों के लिए अच्छा है और 40% सफलता दर पर मैं 8 सफल पृथ्वी स्पाइक ताबीज बना सकता हूँ। असफल प्रयासों से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए मेरी मासिक आय लगभग एक आत्मा पत्थर है। यह आत्मा क्षेत्रों की खेती से कहीं अधिक लाभदायक है। बाजार की दुकानों में एक गोली है जिसे पृथ्वी रूट गोली कहा जाता है, जो मेरी पृथ्वी शरीर बनाने की गति को तेज कर सकती है। लेकिन पृथ्वी रूट गोली सस्ती नहीं है। इसकी कीमत 32 आत्मा पत्थरों के बराबर है। अपनी संपत्ति के साथ अनचाही ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए मैं कुछ वर्षों तक इंतजार करूंगा जब तक मेरी सफलता की खबर थोड़ी फैल न जाए और तब इसे खरीदूंगा। कोई जल्दी नहीं है। मैंने वास्तव में एक उच्च गुणवत्ता वाली संप्रभु ताबीज खींचने में सफलता पाई, लेकिन अब इसे प्रकट करने का समय नहीं है। तीसरे भाई, आपने तय किया है। चौथे भाई, क्या आप वास्तव में किराए पर तलवार बनने जा रहे हैं? मेरा मन बना हुआ है। मैं आप जैसा नहीं हूँ। तीसरे भाई, आपके पास ताबीजों के मार्ग के लिए प्रतिभा है और आप यहाँ माउंट डाचू पर सुरक्षित रूप से खेती कर सकते हैं। कभी न कभी आपको फाउंडेशन स्थापना का एक मौका मिल सकता है। अगर मैं इसके लिए खुद बाहर नहीं निकलता और लड़ता तो मुझे अपने पूरे जीवन में फाउंडेशन स्थापना का कभी मौका नहीं मिलेगा। इसे स्वीकार करने के बजाय मैं साथी कल्टिवेटर मेरिक के साथ बाहर निकलना पसंद करूंगा, भले ही इसका मतलब वहां मरना हो। साथी कल्टिवेटर मेरिक, क्या आप एक पल के लिए बाहर निकल सकते हैं? मुझे चौथे भाई के साथ अकेले एक शब्द की जरूरत है। यहाँ 2 उच्च श्रेणी के पृथ्वी स्पाइक ताबीज हैं जिनकी शक्ति एक पहले श्रेणी के ताबीज के बराबर है। इन्हें ले लो। इन्हें अपनी जान बचाने के लिए अंतिम उपाय के रूप में रखो। तीसरे भाई, यह बहुत ज्यादा है। वुल्फशेड पर्वतों से दानव की खाल का उपयोग पहले श्रेणी के ताबीज कागज बनाने के लिए किया जा सकता है। अगर आप वहाँ एक शिकार करने में भाग्यशाली हैं, तो बस दानव की खाल का कुछ हिस्सा मेरे साथ साझा करें। इस तरह यह एक ऐसा आदान प्रदान है जो हम दोनों के लिए फायदेमंद है। धन्यवाद तीसरे भाई। मैं आपके लिए वुल्फशेड पर्वतों से दानव की खाल लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आशा है कि यह आखिरी बार नहीं है जब मैं आपको देख रहा हूँ। चौथे भाई। तीसरे भाई, दूसरे भाई, साथी कल्टिवेटर वेड, जब मैं कपड़े धो रहा था मैंने सुना कि यह साथी कल्टिवेटर यहाँ आई, कह रही थी कि वह आपको और साथी कल्टिवेटर फुल्टन को ढूंढ रही थी, इसलिए मैंने उसे आपके पास लाया। मुझे आशा है कि यह ठीक है। साथी कल्टिवेटर वेड, पहले मेरे घर चलें। तीसरे भाई, आप बहुत खराब जीवन जी रहे हैं। आप पहले की तुलना में और भी बुरे हालात में हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि जब आप आखिरी बार मृत्युलोक में आए थे, जब मैंने पूछा कि यहाँ जीवन कैसा चल रहा है, तो आपने मुश्किल से एक शब्द कहा, बस इसे ठीक कहा। माउंट डेनशू जानबूझकर निम्नस्तरीय कल्टिवेटर्स के लिए शांति क्वार्टर जैसे क्षेत्र बनाता है। आप समझेंगे जब आप खेती की दुनिया में अधिक समय बिताएंगे। हाँ, इस यात्रा में आपके पास आने के अलावा
तीसरे भाई, मैं आपको बड़े भाई से एक पत्र भी दे रहा हूँ। बड़े भाई का पत्र। तीसरे भाई, बहुत समय हो गया जब से मैंने वह मुंबाइन गोली ली जो आपने मुझे दी थी। मैंने अपनी मार्शल खेती में अंतर्निहित क्षेत्र में पहुंच गया हूं। उसके बाद मैंने अपनी बेटी कोलिन को एक और बाजार, वह आइटस्टोन लेक मार्केट में ले गया। कोलिन ने सफलतापूर्वक बाजार के देखरेख करने वाले संप्रदाय प्योर वाटर पवेलियन में शामिल हो गई और संप्रदाय की एक बाहरी शिष्य बन गई और उसका गुरु इमोर्टल मास्टर आल्ड्रिच निकला, जो प्योर वाटर पवेलियन में एक फाउंडेशन स्थापना कल्टिवेटर है। कोलिन को इमोर्टल मास्टर आल्ड्रिच से एक पुरस्कार मिला जिससे उसे अच्छी संख्या में आत्मा पत्थर मिले। मैंने इसका एक हिस्सा आपको एक अर्थरूट गोली खरीदने के लिए लिया है। तीसरे भाई, कृपया इसे स्वीकार करें। एक परिवार जो अच्छे कर्मों को जमा करता है अंत में हमेशा पुरस्कृत होता है। तब मैंने बड़े भाई कोल की मदद बिना किसी विचार के की। कभी नहीं सोचा था कि यह आज इतनी अच्छी किस्मत लाएगा। यह बड़े भाई का है।